आप एक उम्र से गुजर कर आए, मैं भी। हमें सेक्स की जो डिज़ायर है कब शुरू हो जाती है? 13 साल, 14 साल। हाँ, पीक पर जाती है 14 साल में, बहुत जाती है। बिल्कुल सही। ठीक है ना? बिल्कुल। और उस समय हर रोज आपको इस डिज़ायर को सबसाइड नहीं करना होता, मारना होता है। जब हम पैसा कमाते हैं तो हम पैसा नहीं कमा रहे, मैं अपने आप को खुद को ढूंढ रहा हूँ, अपने एक्सप्रेशन को ढूंढ रहा हूँ कि मैं रिच भी हूँ। गाड़ी किसी ने ठोक दी तो धीरे से मुस्कुराओ। बहुत देर कर दी भाई साहब, 2 महीने हो गए, ठीक है ना? बीबी आ गए, घर गए, बीबी ने कहा तुम्हारे लिए चाय से आज से चाय नहीं बनाओगे, अपना खाना खुद बना लो। मुस्कुराओ। तुम ही लेट हो गई 15 साल। मैं तो पहले दिन यही सोच के आया था। आपको याद है सर, कल अपनी फ़ोन पे बात हो रही थी जब पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ, तो मैंने कहा सारे कमेंट, तो आपने मुझे एक बात बोली कि सारे पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं तो मज़ा नहीं आया। इसीलिए तो दूसरा करना पड़ा। भाई गाली दो ना। जीत के ना हार के रंग में रंगा हूँ, मैं नहीं संसार के रंग में रंगा हूँ, ये मेरे सेंटेंस है। आहा। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे का भाव नहीं है। जो पैसे के लिए आपके अंदर भाव, इमोशन होनी चाहिए कि मेरे लिए क्यों जरूरी है, क्या ये बेनिफिट देगा, कौन लोग हैं जिनकी मैं हेल्प करूंगा, क्या मेरा पर्पज है जिससे इस पैसे से पूरा करूंगा, इस भाव को बना लो, कल से पैसा आना शुरू हो जाएगा। कैसे हो राम सर? बढ़िया, आप बताओ विकास। मैं बहुत बढ़िया। और मुझे ना आज बैठे तो मैं वैसे चिट चैट करने के लिए हैं आज, लेकिन इतनी सारी बातें हैं, सच में ये सोचना पड़ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन मैं शुरुआत वहाँ से करूँगा। आज से 3 दिन पहले आप अचानक हमारी मुलाकात होती है जब मैं अपने परिवार के साथ था, आप भी इत्तेफाकन अपने परिवार के साथ थे। तो मेरे पापा ने ना मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली कि यार इस व्यक्ति के चेहरे पे नूर कितना है, ये कहाँ से आता है सर? बेसिकली आपके चेहरे पर और आपके शरीर के ऊपर जो ऑरा है या चेहरे पर नूर है, वह आपका एक नेचुरल फिनोमिना है, वह एक आपका प्राकृतिक गुण है। उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। असलियत में हम मेहनत करते हैं कि उन नूर को कैसे ख़राब करें। जब आपके मन के अंदर या आपकी इमोशन यानी कि भावों के अंदर रंजिशें पड़ी हों, किसी के प्रति आपकी घृणा पड़ी हो, या फिर ऐसी एक प्लान पड़ी हो कि इसके साथ मुझे ये गेम खेलना है, तो याद रखिएगा लोग भी आप समझ जाते हैं, इवन पशु तक भी समझ जाते हैं। अच्छा। हाँ, अगर आपके पास अच्छी भावनाएं हैं तो कई बार चिड़ियाएँ आपके पास ही नहीं बैठेंगी बल्कि आपके ऊपर आके बैठ जाएंगी। हाँ वो बिल्कुल। ये चीज़ पढ़ लेंगी। मैं एक बार ऐसे ही अपनी बालकनी में बैठा था, नूर से देखो कहाँ तक बात आ गई है, और मेरे हाथ में कुछ बादाम टाइप थे, सुबह खा रहा था। अचानक एक गिलहरी मेरे पास आ गई, मेरे थाई पर आकर बैठ गई, लोअर के ऊपर। मैंने धीरे से उसको बादाम खिलाने शुरू कर दिए, और फिर मैंने सोचा इसको पकड़कर मैं घर वालों को दिखाऊंगा। इतना सोच ही रहा था कि अचानक उसने बादाम छोड़ दिया और मेरे उंगली पर काट लिया। इसका मतलब यह है कि वो मेरी भाषा को समझ रही थी। ओके। जो आपका जो नूर है या भाव है, वह सिर्फ एक चीज़ से आएगा कि आप अपने अंदर, जब तक, देखिए साफ सी बात है, हर एक फूल के अंदर उसकी एक विशेष खुशबू होती है। जब तक कि आप उसके अंदर कोई और बेकार का बेकार की बदबू ना क्रिएट करें तो यू आर ऑलरेडी गोल्ड विथ फ्रेग्रेंस। मेरे मेंटोर कहा करते थे कि जीवन में हर एक आदमी एक ऐसा गोल्ड है जिसके अंदर से खुशबू आती है, लेकिन उसके बिलीफ है, उसकी आइडेंटिटी है, उसके पास पड़े हुए गार्बेज हैं, वो उसे न तो गोल्ड छोड़ती है और ना ही उसके अंदर की फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू को छोड़ती है। और वो फिर कोशिश करता है पूरी लाइफ में कि मैं गोल्ड बन जाऊं, और गोल्ड बन जाऊं यही काफ़ी है, फ्रेग्रेंस वाला गोल्ड तो वो सोचता ही नहीं है। मेरे मेंटोर कहा करते थे, और मैं अपने पार्टिसिपेंट को अब कहता हूं, कि हम सबके अंदर एक शक्ति है कि हम वी कैन बिकम अ गोल्ड विद फ्रेग्रेंस। गोल्ड विद फ्रेग्रेंस। हाँ, आप खुद सोचो कि गोल्ड की कीमत कितनी, 80,000, 90,000, 1 लाख रुपया तोला है। लेकिन खुद सोचिएगा ये किसी के भी पास हो सकता है, और डीओ है वो 100 रुपये का, 150 रुपये का खूब आ जाएगा। लेकिन खुद सोचो कि आपके पास सिर्फ 1 ग्राम ऐसा गोल्ड है जिसमें से खुशबू आती है। 1 ग्राम सिर्फ 1 ग्राम। अब दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी आपसे पूछेगा कितना चाहिए इसका। वाओ, साउंड्स इंटरेस्टिंग सर, थोड़ा सा समझाइए इसको। और भाई वो ये कहेगा कि मुझे पहली बार ऐसा गोल्ड मिल रहा है जिसमें से खुशबू भी आती है। बिल्कुल। मैंने बहुत सारा गोल्ड देख लिया, मेरे पास हजारों किलो पड़ा है, पर उसमें खुशबू नहीं आती। तुम्हारे पास 1 ग्राम सोना है जिसमें से खुशबू भी आती है। अब आप उसके 80 रुपये तोला से थोड़े बेचोगे। आप कहेंगे सर 100 करोड़ रुपए चाहिए, वो कहेगा दिए, अब ये ज़िंदगी भर मेरे पास रहेगा, मैं अपनी बेटी को गिफ्ट में करूँगा। तो जीवन में गोल्ड विद फ्रेग्रेंस बनना है। वाओ सर,
लेकिन ना एक ह्यूमन टेंडेंसी है किसी से जेलसी हो जाना, या अपने काम को कई बार हम सुपीरियरिटी से देखते हैं, हमें लगता है कि हमारा काम ज़रूरी है तो दूसरे को दबाना। चलो दबाना नहीं भी हो, लेकिन बहुत आम है सर, भाई से भी ईर्ष्या हो सकती है, आसपास के लोगों से ईर्ष्या हो जाती है, या यूँ समझ लीजिए कि कई बार इतना ही कंपैरिजन हो जाता है यार उसके पास इतना कुछ है मेरे पास नहीं, जबकि मेरे पास सब कुछ है। तो ये सर आप उससे बचे कैसे? मतलब मैं अभी भी मतलब ये, या तो देखो संत हो तो साफ साफ बताओ कि संत हो। नहीं, मैं संत नहीं हूँ, बिल्कुल भी संत नहीं हूँ। मैं पार्टी में जाता हूँ कई बार, और पार्टी में जाके मैं ड्रिंक भी कर लेता हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं है, और न मैं संत बनना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ी आत्माएं होती हैं। मैं एक सिंपल सा आदमी बना रहना चाहता हूँ, जो ग्राउंड से जुड़ा है, जो अपने मिट्टी से जुड़ा रहना चाहता है। जो गाँव में जाता है तो मज़े लेता है वो गाँव वाले, और खेत में जाता है तो मैं चप्पल और अपने पूरी तरह से खेत में बैठ जाता हूँ, मिट्टी में, जहाँ पर मैं खेला हूँ, जिसका मैंने अन्न खाया है। आपने कहा कि जीलसी बड़ा आई मीन कॉमन है या बड़ा ह्यूमन है। याद रखिएगा, ये ह्यूमन नहीं है, एंटी ह्यूमन है। एंटी ह्यूमन है जी, ये ह्यूमन नेचर नहीं है, जीलसी ह्यूमन नेचर नहीं है। सिर्फ याद रखिएगा, जीलसी ना रखना ह्यूमन नेचर है। बेसिकली ये शो करता है, जब भी आप जेलसी हैं रखते हैं, या आप रिवेंज रखते हैं, या कोई किसी के लिए हर्ट करने की भावना रखते हैं, या किसी को ट्रैप करने की भावना रखते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपके अंदर जो आपकी रियल सेल्फ थी, जिसके साथ आप पैदा हुए थे, वो कहीं मर गई है, जिसको हम सेल्फ इमेज कहते हैं। लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, या मैं कई बार समझाने की कोशिश करता हूं तो वो लोग वहां तक नहीं पहुंच जाते हैं। आप एक अहम को जीते हैं एक समय के बाद। जब हम पैदा होते हैं, हम 2 साल की उम्र तक अपनी लाइफ को जीते हैं, उसके बाद अपनी नहीं होती। ये तो बहुत गहरी बात बोल दी फॉर आपने। एग्जाम्पल, 2 साल तक आप जो भी कर रहे थे, आपको हमेशा अप्रिशिएशन मिल रही थी। हाँ, ठीक है। ठीक है ना? आप किसी को लात मार देते थे, आप किसी जगह पर आप थूक देते थे, पोटी कर देते थे, आपको कोई भी शिकायत नहीं थी दुनिया को। जैसे ही आप इससे बड़े होते हैं और आपके हाथ में कलम थमा दी जाती है, तो लोगों की अपेक्षाएं आपके साथ जुड़ने लगती हैं। यहाँ तक गलत नहीं है। गलत ये होता है कि उन अपेक्षाओं को अगर आप उनके अनुसार पूरा नहीं करेंगे, उनके अनुसार ABCD नहीं लिखेंगे जो उन्होंने तय किया हुआ है, अपने अनुसार लिखेंगे, तो अब आपको वहाँ से वैलिडेशन नहीं मिलेगा। यानी कि जो आपकी अपनी क्रिएटिविटी थी ABCD का खा गा लिखने की, या एक आर्ट बनाने की, उस पर नहीं मिलेगा, बल्कि आर्ट का टीचर बताएगा कि नहीं, ये कलर यहाँ नहीं, यहाँ डालो। आप अपने कलर्स को भूल गए उसमें डालने के लिए, क्योंकि आपको वैलिडेशन चाहिए। जब आप उनके अनुसार कलर्स डालेंगे, उनके अनुसार का खा गा लिखेंगे, उनके अनुसार आप अपने बिहेवियर को डालेंगे, तो वो आपको रिवार्ड देंगे, नहीं तो वो आपको पनिशमेंट देंगे। और जीवन में हमारा माइंड रिवार्ड लेने के लिए और पनिशमेंट से बचने के लिए गेम खेलता है। तो आप बचपन में ही जो आपकी रियल सेल्फ थी, जो रंग अपने हिसाब से भरना चाहती थी एक पेंटिंग में, एक तरह से आप नाचना चाहते थे, एक तरह से आप एक्सप्रेस करना चाहते थे, एक तरह से अपनी कहानियों को सुनाना चाहते थे, एक तरह से आप हंसना चाहते थे, वो सारा टाइम टेबल अब आपकी सोसाइटी तय करती है। और सोसाइटी बताती है कि नहीं, इस समय उठना है और ये समय खाने का है, आपकी भूख से इसका कोई संबंध नहीं है, ये समय प्यार करने का है, ये उम्र शादी करने की है, आपसे नहीं सुना जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यद्यपि इस सवाल के जवाब में मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग इसको हेट कमेंट की तरह मुझे देंगे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो जिसके पास है वही देगा। जो बचपन है, हाँ, मेरे घड़े में पानी है तो मैं पानी आपको पिलाऊंगा, और कीचड़ है तो कीचड़ पिलाऊंगा। ये मेरा सवाल है सर, मैं आगे लेने वाला हूँ इसको। पहले मैं इसको ले लेता हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं। जी सर। तो याद रखिएगा, वो जो सेल्फ इमेज आप खो कर आए हैं, वह अब मैनिपुलेटेड सेल्फ इमेज से रिप्लेस कर ली गई है। इसीलिए आप उस मैनिपुलेटेड सेल्फ इमेज को पूरा करने के लिए, उसे बढ़िया दिखाने के लिए, यानी कि आप एक चित्तकबरी सेल्फ इमेज के साथ जी रहे हैं, लेकिन उसे खूबसूरत बनाने के लिए आप बिना मतलब के कलर भरते हैं। मुझे बहुत गुस्सा बहुत आता है, मेरी बात सुनो, मेरे पास ये पावर है, मैं आप इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, तो आप मेरी कॉलोनी में कैसे घुसे, तो मैंने मतलब आपको धमकाऊंगा, एंड एक बिना मतलब की पावर शो करूँगा। ये शो कर रहा है कि आप खोखले हो चुके हैं। एनीवे, मैं वहीं आ जाता हूँ। जब सेल्फ इमेज है, फॉर एग्जांपल हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, 2 साल से लेकर हम बड़े बच्चे को बड़ा कर लेते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये सवाल एंटी सोशल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मैं और आप दिल की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल सर। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जी सर। आप एक उम्र से गुजर कर आए हैं, मैं भी। हम्म, हमें सेक्स की जो डिज़ायर है हम्म, कब शुरू हो जाती है? 13 साल, 14 साल, हाँ, पीक पर जाती है 14 साल में, बहुत जाती है, बिल्कुल सही ठीक है ना? बिल्कुल सही और उस समय हर रोज आपको इस डिज़ायर को सबसाइड नहीं करना होता, मारना होता है। और उस एक तरह का अपराध बोध हो जाता है आपको। अपराध बोध में जीते हैं ना, बिल्कुल हो याद जाता रखिएगा। और आपको फिर अब आज के माहौल में तो ये है कि इससे रिश्ता बना लो, वो सारा इस कॉन्टेक्स्ट में अलाउड नहीं है, भले ही आप कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी हिंदुस्तान की तो नहीं, कम से कम इसको नहीं, कवर लाइक अप कर करती देती है उसको, हो सकता है कोई और ऊपर। देश की कर रही हो। तो इसका मतलब है कि जब आप सोशल रूल्स के अगेंस्ट कर रहे हैं तो आपको अपराध बोध और रिग्रेट तो रहेगा। बिल्कुल रहेगा। अब आपके पास टेक्निकली आपकी शादी कब हो रही है? 28 की बात, 30 के बाद। बिल्कुल सर। और डिजायर कब पैदा हुई थी? 14 साल की उम्र तो में। इसका मतलब है 16 से 18 साल बाद आप लीगली ओ इस भाई, डिजायर को मार रहे हैं। एक बात बताओ, उम्र कैद कितने दिन की होती है इंडिया में? 14 साल की। तो इसका मतलब है आप उम्र कैद जीने के बाद इस डिजायर को पूरा कर रहे हैं। इसीलिए मेरे एक मेंटोर कहा करते थे, हम गिल्ट रिडन सोसाइटी में रहते हैं। लेकिन आज ये याद रखेगा, इस चीज़ को देखने वाले नहीं समझ पाएंगे। वो ये कहेंगे तो क्या तुम 14 साल की उम्र में शादी करवाओगे? अरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हाउ द रूल्स ऑफ आवर सोसाइटी समटाइम्स क्रिएट अ jealousy हियर, द गिल्ट हियर, द रिवेंज हियर। अब खुद सोचिएगा, अगर आप किसी भाव को 14 साल, 15 साल, 20 साल मार रहे हैं तो उसका अभाव तो क्रिएट हो गया ना। बहुत हो गया। मेरे पास पैसा नहीं और मैं 20 साल तक पैसे की डिमांड कर रहा हूं, तो मेरे पास एक कंगाली का पैटर्न आ गया ना। अब मेरे पास अगर पैसा भी आ गया, जीवन भर मैं फिर भी उसी कंगाली को जीऊंगा। इसलिए बहुत सारे लोगों को देखोगे कि उनके पास 100 करोड़ आ गए, लेकिन एक कप चाय नहीं पिला सकते वो आपको, समझ गए? इसीलिए आप देखेंगे कई बार ये सेक्स की डिज़ायर है, वो 80 साल की उम्र में भी आपकी जाती नहीं है। इसी वजह से सर आप मतलब मुझे बताना, ये सही सोच रहा हूँ कि मैं एक इंसिडेंट हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है और शायद बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। हमें ट्रैवल करना होता था मेरी सिटी से दूसरी सिटी के टाइम, जब मैं कक्षा 6 में था। तो कई बार होता साथ में बुजुर्ग बैठ जाते थे, वो छेड़छाड़ बहुत करते थे। और आजकल तो मैं कि खुद मैं काउंसलिंग के अंदर हूँ, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ बदतमीजी हुई है, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो वो शायद उनकी दबी हुई वो डिज़ायर है जो बचपन की थी और जो वो पूरी नहीं हुई शायद, इसलिए वो किसी भी बच्चे के साथ छेड़खानी कर लेते हैं, बदतमीजी कर लेते हैं। पूरी तरह से 100%, यानी कि वो आज भी उसी कमी में जी रहे हैं, उसी कमी में जी रहे हैं। भले ही उन्होंने मल्टीपल संबंध बना लिए हों, उनके लिए भले ही वो अवेलेबल हो सब चीज़ें, लेकिन वो उस डिज़ायर को एक बिटरनेस की तरह लेते हैं। वो उन लोगों के साथ भी करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने उनको परमिशन नहीं दी। ये उनकी बिटरनेस है टुवर्ड्स दिस सोसाइटी, क्योंकि इस सोसाइटी के रूल ने ही उनको यहां तक पहुंचाया है, क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें अलाउ नहीं किया, या उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जहां से उनके अंदर ये बिटरनेस आ गई, और वो इस सोसाइटी का कई बार हिस्सा बनते हैं। कई बार क्या, बनते ही हमेशा। बहुत सारे लोग हैं सर, मुझे लगता नहीं कि कोई अछूता रहता होगा। मतलब लड़कियों से जब हम बात करते हैं तो बहुत कम ऐसी गर्ल्स देखी हैं मैंने जिनके साथ कभी ऐसा हादसा ना हुआ हो, चाहे नज़दीक में। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है आपके नज़र में? क्या सोल्यूशन होना चाहिए? सोल्यूशन से पहले मैं इसको और पहले तरह से समझाता हूँ, एक कहानी से समझा देता हूँ। जी सर। वो कहानी शायद मैंने आपके साथ शेयर करी या नहीं, या किसी और के साथ तो एक बार करी है, कि एक गांव था, गांव के कुछ लोग थे, और एक दिन वो गांव के लोगों ने सोचा कि चलो घूमने चलते हैं। और गांव के लोग घूमते घूमते अपने गांव से चले गए, और वो एक जंगल में चले गए। जंगल को पार करके उन्होंने एक रेगिस्तान में प्रवेश कर लिया, और रेगिस्तान में चलते रहे, सोचते हुए कि वापस आ जाएंगे। अब रेगिस्तान का मतलब होता है कि हवा आई और पैरों के निशान ख़त्म हो गए। अब वो कहाँ जाएं? एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, अब वो अचानक मरने लगे क्योंकि पानी नहीं था। और वो चिल्ला रहे हैं, हे भगवान हमें पानी दो, हे भगवान हमें पानी दो। वो एक दूसरे को गाली देने लगे, तेरे पास पानी नहीं है, तेरे पास वो पानी नहीं है। और अचानक एक आदमी वहाँ आया, उसने जब मरने लगे उन्होंने कहा, ये रहा पानी की बोतल, एक एक बोतल पानी पियो और सीधे चले जाओ, गाँव तुम्हारा है। वो वापस आ गए, लेकिन उनको एक चीज़ पता चल गया, द फियर या फोबिया और द मैनिया ऑफ वाटर, कि पानी बेहद ज़रूरी है। और घर आकर उन्होंने पानी भरना शुरू कर दिया, हर बर्तन में पानी, बेडरूम के अंदर कनस्तर भर के रख लिए, टिन भर के रख लिए पानी के, छत पर पानी, ठीक है ना, ड्राइंग रूम में पानी, बेडरूम में पानी। कोई लोग उनके घर आते, भाई ये पानी क्यों भर रखा?
इतना पानी का क्या करोगे? उन्होंने एक ही बात कही, रमेश बाबू तुम क्या जानो पानी पानी। की कीमत क्या होती है। वो इसलिए वो लोगों से एक ही बात करते, पानी है क्या, तुम्हारे घर में पानी है ना, पता है मेरे पास कितना पानी है। वो पानी का ही जिक्र करते, क्योंकि वो प्यासे मरे थे। एक बार उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, बच्चा खेलना चाहता था, उन्होंने 2 थप्पड़ लगाए, क्या स्कूल में जाओ, नहीं पढ़ोगे तो पानी कैसे कमाओगे। वो बड़ा हुआ बच्चा, शादी हो गई, शादी होने वाली थी, लड़की वाले आए, एक ही सवाल था, लड़की तो अच्छी है पर ये बताओ दहेज में कितना पानी दोगे। याद रखिएगा, जीवन बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है। जिस चीज़ की कमी से आप जीते हैं वह आपके लिए एक फोबिक एक्सपीरियंस बन जाता है। इसीलिए बचपन में जो भी आपके पास कमी रही है उसी कमी को आप जीते हैं लाइफ में। और ये कमी वर्ड नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है अभाव, यानी कि आपने जो भाव को खो दिया है। उस समय हो सकता है कि उसकी कमी के कारण जो आपको एक टुगेदरनेस चाहिए थी, जो आपके बॉडी में लस्ट आ रही थी, उस इमोशन को जब आपने मारा है, ठीक है ना, उस इमोशन को ही अभी ढूंढ रहा है आपका माइंड कि मैं उन्हीं पलों को जीना चाहता हूँ। एनएलपी में याद रखिएगा, हमें उन्हीं पलों में उस आदमी को ले जाना पड़ता है। 14 साल की उम्र में जाइए और उसी को इशू को रिजोल्व करिए, वहाँ पर अपने आप को बड़ा करिए, उन लोगों के साथ जुड़िए या उस फीलिंग को लाइए जो इसको बढ़िया तरीके से सबसाइड नहीं करे बल्कि रिप्लेस कर दे। जब तक आप बचपन में जाकर उस आदमी को नहीं वहाँ से निकालेंगे तब तक वो नहीं निकलेगा। आदमी कितना बड़ा होता है या कितना ट्रांसफॉर्म्ड होता है, हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जी सर। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं एक ही फैमिली में, भाई बहन है या भाई भाई है। उनके पास एक छोटे से बच्चे के पास अपना एक छोटा सा टेडी बियर है, उसके पास अपना टेडी बियर है। वो अपने टेडी बियर को छाती से लगा कर रखता है। अगर दूसरा भाई उसको पकड़ लेता है या कुछ करता है तो वो कहता है इट्स माई टेडी बियर, इट्स योर टेडी बियर। अब वो बड़े होते हैं, अब ये टेडी बियर की शक्ल बदल जाती है, थोड़ा सा टेडी बियर बड़ा आ जाता है। हाँ होता है सर। ठीक है ना। उसके बाद ये टेडी बियर की शक्ल बदलती है, उनके रूम अलग हो जाते हैं। अब वो कहता है इट्स माई रूम, इट्स योर रूम। अब टेडी बियर ने सिर्फ शक्ल बदली है, इट्स माई बाइक, इट्स योर बाइक। अब बाइक के बाद इट्स माई कार, इट्स योर कार। अब और वो बड़े होते हैं, इट्स माई कंपनी, इट्स योर कंपनी। ये भी 500 करोड़ की है, ये भी 500 करोड़ की है, बट इट इज़ माइन, इट इज़ योर्स। याद रखिएगा, ये झुनझुना बड़ा हुआ है, आदमी नहीं। टेडी बियर ने सिर्फ अपनी शक्ल बदली है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। सर पर्सपेक्टिव भी बहुत अलग दिया आपने, तो बहुत अलग तरह से सोचने के लिए मजबूर कर दिया आपने। यही टेडी बियर की प्रॉब्लम पति पत्नी में है। ये मेरा राइट है, ये तुम्हारा राइट है, ये मेरी ड्यूटीज़ हैं, तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं। ये रिश्ता है या कॉन्ट्रैक्ट है? इन दोनों में तो बड़ा फ़र्क है। आजकल की शादियां तो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट हैं सर। कॉन्ट्रैक्ट भी चल जाए तो बहुत बढ़िया है। सो हमें ये समझना होगा कि हम बड़े हुए हैं या टेडी बियर बड़ा हुआ है। इसलिए मैं लोगों से अक्सर कहता हूँ कि मनी डज नॉट चेंज यू, मनी डज नॉट ट्रांसफॉर्म यू, इट जस्ट एक्सपेंड्स यू। वो सिर्फ तुम्हें बड़ा करता है, वो तुम्हें बदलता नहीं। अगर मैं चोर हूँ बचपन से और आज मेरे पास 100 करोड़ आए तो मैं बड़ा चोर बनूंगा। नाउ आई विल प्लान कि कैसे तुम्हारी कंपनी को टॉपल करूं, तुम्हें कैसे सड़क पर लाऊं। अगर मैं सैडिस्ट हूँ, नार्सिस्ट हूँ, तो मैं लोगों को इतना सताने के लिए इस पैसे का प्रयोग करूंगा कि मैं अपने एम्प्लॉय को इतना दुखी कर दूंगा, उन्हें मजबूर करके कि वो मेरे इस पैटर्न को जिए। अगर मैं ईमानदार हूँ तो मैं इस 100 करोड़ से ईमानदारी को बढ़ा करूँगा। अगर मैं अंदर से दुखी हूँ तो मैं अपनी सैडनेस को बढ़ाऊँगा करोड़ों रुपए इकट्ठे करके। इसलिए पैसा आपको ट्रांसफॉर्म नहीं करता, वो सिर्फ बड़ा करता जो भी आप हैं। अगर मैं खुश आदमी हूँ बचपन से तो याद रखिएगा ये 100 करोड़ मुझे खुशी देंगे और 1000 भी। समझिए, अगर मैं कंट्रीब्यूटर हूँ तो मैं कंट्रीब्यूट करूँगा, और अगर मैं होल्डर जमाखोर हूँ तो मैं जमाखोरी करूँगा। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना होगा कि पैसा या टेडी बियर या आपकी बीवी या आपके बच्चे या आपके दोस्त, ये आपको ट्रांसफॉर्म नहीं करते, वो सिर्फ आपकी पहचान को बड़ा करते हैं। ट्रांसफॉर्म आपको खुद करना होगा, और ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए कि आपके पास क्लियर हो कि आप यहाँ आए क्यों इस पृथ्वी पर। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसकी लड़ाई चल रही है, हु एम आई। और उसमें फिर ये जो पर्पज मैंने ढूंढा है, क्या मैं इसके साथ आइडेंटिफाई करता हूँ मैं हूँ कौन। कहते हैं ना, स्वामी दयानंद एक बार
अपने गुरु के पास गए, स्वामी विरजानंद के पास। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया कुटिया का, अंदर से आवाज़ आई, कौन? उन्होंने कहा यही सवाल बाकी है, मैं हूँ कौन? उसी की तलाश बाकी है, मैं हूँ कौन? और कई बार हम मैं को जो मैं हूँ कौन, इसको हम डिफरेंट जगह पे ढूंढते हैं। जब हम पैसा कमाते हैं तो हम पैसा नहीं कमा रहे, मैं अपने आप को खुद को ढूंढ रहा हूँ, अपने एक्सप्रेशन को ढूंढ रहा हूँ कि मैं रिच भी हूँ। जब मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ किसी की लाइफ में तो मैं अपनी पहचान को ढूंढ रहा हूँ, दैट मैं ट्रांसफॉर्मर भी हूँ। जब मैं माँ के पास बैठता हूँ तो मैं अपने आप ही को तो ढूंढता हूँ, मैं एक बेटा भी हूँ। जब मैं भाई के पास बैठता हूँ तो अपने आप को ही तो तलाश करता हूँ, मैं भाई भी हूँ। और जब मैं भाई के साथ लड़ता हूँ अपने स्वार्थ के लिए, तो उस समय मैं उस भाई को भूल जाता हूँ। मैं एक सुस्वार्थी इंसान को जीता हूँ, या उस अपने राइट वाले आदमी को डालते हो, वो ठीक है या गलत है वो अलग बात है। आप हर रिश्ते में आके कुछ रिश्ते को नहीं निभा रहे हैं, आप खुद को ढूंढ रहे हैं एक्सप्रेस करने के लिए, मैं हूँ कौन? यही सवाल बाकी है। और जब आपको ये नहीं पता मैं कौन हूँ, तो आपको ये कैसे पता कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वहाँ से सारी जर्नी गलत हो जाती है। और जब आपको ये नहीं पता कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो फिर क्या क्या बिलीफ और क्या लोगों को इकट्ठा करोगे? जब आपको ये नहीं पता आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो रास्ते में मिल जाएगा वही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जब आपको ये नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट है। इस पॉडकास्ट से आने से, जब मैं इस पॉडकास्ट के लिए आ रहा था, मेरे रास्ते में कई बार भी आए हैं और वहाँ लिखा था हैप्पी आवर्स, एक के साथ 2 पैग फ्री हैं। मैं वहाँ भी बैठ सकता था पर वो मुझे मालूम था कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी को पता था कि मैं इस समय कौन हूँ। अगर वो आइडेंटिटी खो जाए तो मेरे लिए वो बार भी एक खूबसूरत जगह हो सकती है बैठने के लिए। बहुत सही एग्जांपल दिया सर आपने, मतलब बहुत रियलिस्टिक है ये। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम आ रही है कि हमें ये नहीं पता हु एम आई। इसी वजह से हम बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीज़ों के साथ जुड़ जाते हैं जिसके साथ हमें जुड़ना नहीं है। बेसिकली लोगों को ना ये नहीं, और ऐसे में ना बहुत बड़े बड़े सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर बाबाज इस चक्र में फंसे हुए हैं। पीले कपड़े मैं भी पहन के बैठ सकता हूँ और बहुत बढ़िया ज्ञान दे सकता हूँ। हाँ, और मैं आपको पता है मैं गीता के भी बहुत अच्छे श्लोक जानता हूँ, और मेरे से बढ़िया कोई समझाए तो मैं एक बार तो कह सकता हूँ कि सर सुन लूँगा आपकी, लेकिन जब मेरी सुनेंगे तो आप पूरा पर्सपेक्टिव बदल देंगे। लेकिन मेरे मेंटोर ने एक ही बात कहा था, अपनी पहचान को मत खोना। तुम्हारी पहचान है प्लेफुल रहना, तुम उस बचपन की पहचान को मत खोना, वही सेल्फ इमेज है कि प्लेफुल रहो। जब मैं NLP भी पढ़ाता हूँ, NLP 2.0 करता हूँ, तो अपनी पहचान को जीता हूँ उसी प्लेफुलनेस के साथ। मैं रोज़ाना 4 घंटे पढ़ता हूँ अपनी प्लेफुलनेस के लाभ, मजबूरी के लिए नहीं। वो पानी मेरी मजबूरी नहीं है। उसमें उस कहानी में मोरल ये है कि जीवन में पैसा तो, पानी तो मुझे भी खूब कमाना है, लेकिन आउट ऑफ फियर नहीं, आउट ऑफ फोबिया नहीं, आउट ऑफ कंपल्शन नहीं, आउट ऑफ चॉइस। पानी मुझे खूब कमाना है, लेकिन आउट ऑफ कंपल्शन नहीं, आउट ऑफ बर्डन नहीं। समझ गए मेरी? रिश्तों को मुझे भी जीना है, आउट ऑफ कंपल्शन नहीं। पैसा मुझे भी कमाना है, आउट ऑफ फियर नहीं। मैं क्या दिमाग में ना सेट कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन एक के बाद एक जैसे जैसे बात चलती जा रही है ना, मैं सोच रहा हूँ पहले ये पूछना है कि पहले वो पूछना है। अभी ना आपने जितनी भी सारी स्टोरी बताई ना सर, ये पूरा जिस तरीके से बताया, आपने कहा कि NLP के अंदर हम बचपन में या जहाँ पे भी जहाँ व्यक्ति होता है बच्चे को लेके जा, ये ना मुझे पता कैसा लग रहा था, इतनी सारी जो मूवीज़ बन रही है ना सर, वो टाइम मशीन के ऊपर, कि आप पुराने समय में जाते हो और अपना कुछ सही करके आते हो और आपकी ज़िंदगी पलट जाती है। ये सच में वैसा महसूस हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं एक टाइम मशीन में आ रहा हूँ और मैं उसके साथ बैठा हूँ जिसने उसका आविष्कार किया होगा, और वो मुझे वहाँ लेके जा रहा है जहाँ से चीज़ें ठीक हो रही हैं। जो अभी तक मैं मूवी देख रहा था, अब मुझे लगता है मैं उस मूवी का पार्ट हो गया हूँ बात करते करते। याद रखना, an unhappy adult is a frustrated child within, and a happy adult is well loved child within. अगर आज आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, अनहैप्पी हैं, तो आपके पास एक बच्चा है जिसको फ्रस्ट्रेशन मिली है, जिसके अपने गोल टूट गए हैं, देख लेना। और आज आप अगर खुश हैं, भले ही आपके पास आज पैसा ना हो, आपके रिश्ते भी भले ही ख़राब हो गए हैं, कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया हो, कुछ लोगों ने आपका पैसा चुरा लिया हो, लेकिन अगर आपका चाइल्डहुड खूबसूरत तरीके से जिया है तो आप किसी फ्रस्ट्रेशन में नहीं जी रहे, देख लेना कभी भी। और अगर आज आपके पास करोड़ों रुपए हैं, बिटरनेस आ रही है आपको, लोगों को आप धमकाते हैं बिना मतलब, आपके अंदर एक तरह से कड़वाहट आ चुकी है,
मैं समझ जाऊंगा कि ये प्रेजेंट के जो एम्पायर है इससे आप कुछ नहीं आइडेंटिफाई कर रहे। आपके पास चाइल्डहुड में बहुत कुछ अब्यूज़ हुई है जिसको अभी आप समझ नहीं पाए हो, क्योंकि अभी तक आपने अपने न्यूरो में जाकर यानी कि न्यूरॉन्स में जाकर उस इशू को रिजोल्व नहीं किया है। जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो चाइल्डहुड में पड़े हुए आपके जो ट्रॉमाज हैं, जहाँ पर सपने टूटे हैं, जहाँ पर आपके पास इनसिक्योरिटी रही है, अगर बचपन में आपने इनसिक्योरिटी को जिया है, एक्सपीरियंस किया, याद रखिएगा आज भी आपको जैसे ही वो पल आते हैं याद करने की ज़रूरत नहीं, आज भी उसी माइग्रेन या उसी बेचैनी में आप जीते हैं। ये निगेटिव थॉट आज के नहीं हैं आपके। जब लोग कहते हैं सर मुझे बहुत निगेटिव थिंकिंग रहती है, रात को नींद नहीं आती, याद रखिएगा आज की आपकी प्रेजेंट की अनहैप्पीनेस नहीं है कि कौन सी पार्टी जीती, कौन सी सरकार आ गई ना। यू आर हैविंग समथिंग रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड, जहाँ पर आपकी आइडेंटिटी को मरोड़ा गया है मोल्ड करने के लिए। आपका पैर राइट वाला लेफ़्ट की तरह कर दिया गया और लेफ़्ट वाला राइट की तरह मोड़ कर बना दिया गया। पंजे आपकी तरफ आगे की तरफ चलने थे पर मोड़ के पीछे की तरफ कर दिए गए। अब आप कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ मैराथन दौड़ोगे, नहीं दौड़ सकते सर। जब आपके बिलीफ बचपन में आपके पैर का मोड़ने का मतलब है आपके बिलीफ मुड़ चुके हैं, आपकी प्लेफुलनेस को ख़त्म कर दिया गया। जीवन में एक ही चीज़ को अगर आपको लेना है दोबारा तो एक ही चीज़ को लीजिएगा, वो है प्लेफुलनेस। पढ़ना है तो प्लेफुलनेस के साथ पढ़िए, खेलना है तो प्लेफुलनेस, अंदर वाले बच्चे को जगा लीजिए, अपने वाले उसी बच्चे को जगा दीजिएगा। पैसा भी कमाना है तो प्लेफुलनेस के साथ, खो गया तो प्लेफुलनेस के साथ, फिर कमाना है तो प्लेफुलनेस के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं खोने की बात कर रहा हूँ। संभालना है तो प्लेफुलनेस के साथ। गाड़ी किसी ने ठोक दी तो धीरे से मुस्कुराओ बहुत देर कर दी भाई साहब, 2 महीने हो गए, ठीक है ना। बीबी आ गए, घर गए, बीबी ने कहा तुम्हारे लिए चाय से आज से चाय नहीं बनाओगे, अपना खाना खुद बना लो, मुस्कुराओ। तुम ही लेट हो गई 15 साल। मैं तो पहले दिन यही सोच के आया था 15 साल तो मज़ा आया कम से कम। तो भाई आप और करोगे क्या? जीवन में प्लेफुल रहोगे तो लंबी इनिंग्स खेलोगे, और जीवन में बिटर रहोगे तो जल्दी ही कैंसर जैसी बीमारी पकड़ लोगे और फिर ये कहोगे देखो मुझे बीमारी है। ये बीमारी नहीं है, तुम्हारे डिसीजन है। प्लेफुल रहो। आपने कैसे मान लिया कि मेरा रिश्ता बहुत बढ़िया, बीबी ऐसी आनी चाहिए, बीबी सोच रही ऐसा सपनों का राजकुमार है, वो फैक्ट्री बंद हो गई सपनों के राजकुमार बनाने वाली, ठीक है ना। अब तो ऐसे ही मिलेंगे, इनके साथ जीना है। मुझे लगता है 1960s 70s के बाद बंद हो गई होगी ना सर पता नहीं वो कहते भी ना सर कि पुरानी चीजें ना जितनी भी थी, चाहे वो बाइक थी, चाहे वो कुछ भी, जब बड़ी मजबूत हुआ करती थी, नई वाली चीजें थोड़ी हल्की बनती हैं। सच्चाई लग रही है मेरे को, ये शायद इंसानों में भी आ गया सर एक बात बताओ, क्योंकि देखो आप ना लीक से हट के बात करते हो, और जब बात होती है तो कई बार चुभती भी है, किसी को इतनी चुभ जाती है कि वो हेट कमेंट्स भी करता है। कैसे लेते हो हेट कमेंट्स को? हेट कमेंट को मैं बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ। कहने के लिए सच में इसलिए लेता हूँ, जो आदमी मुझे गाली लिखता है ना, मैं उसे कई एंगल से लेता हूँ। जीवन में याद रखना एक वर्ड है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने 20 साल की उम्र में पढ़ा था कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बट यू हैव गोट द फ्रीडम टू चूज द रिएक्शन। ओके, आप इस रिएक्शन को चूज कर सकते हो। तो जब मैं उस आदमी के कमेंट को देखता हूं तो पहले तो मैं ये देखता हूं कि इसने मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए मुझे लाइक किया था। दूसरा, इसका पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, क्योंकि मैं हो सकता है अमृत बांट रहा हूं, इसे विष चाहिए था, या मैं विष बांट रहा हूं, इसे अमृत चाहिए था। तो मुझे ये स्वीकार करना होगा। दूसरी बात है कि इसके पास इस समय देने के लिए यही गालियां थी, क्योंकि इसके पास कोई और पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि इस भाषा को ठीक भी कर लेता। कई बार अंग्रेजी में लोग गाली लिखते हैं और मैं सोचता हूँ कि इसके माँ बाप ने कितना पैसा दिया होगा उस स्कूल में पढ़ाने के लिए, सिर्फ ये गाली सिखाने के लिए। एक बंदे ने मुझे बहुत बढ़िया सेंटेंस लिखा फेसबुक पर, और वो मेरा मित्र, और उन्होंने बहुत ही ख़राब स्टेटमेंट लिखा एक आम आदमी के लिए। मैंने उसको पर्सनल मैसेज लिखा, वहाँ नहीं लिखा, क्योंकि वो सबके सामने अगर मैं भी उसी तरह से करूँ तो मेरे में इसमें फ़र्क क्या होगा। भैया बिच्छू अपना काम कर रहा है और मैं बिच्छू को पानी से निकालने के लिए अपना काम कर रहा हूँ।
वह अपने धर्म को जी रहा है, मैं अपने धर्म को जी रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि आपने जो इस वाक्य लिखा है मुझे, मैं इसकी कद्र करता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि ये आपका क्षणिक गुस्सा है जिसको आपने यहाँ एक्सप्रेस किया है, जिसकी आपने अभिव्यक्ति की है, पर मैं इतना जानता हूँ कि ये तुम्हारे माता पिता के संस्कार तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ओहो, आपने तो अब सर वो कैसे लिखे कि नहीं मेरे माता पिता के भी संस्कार यही हैं। भाई क्षणिक गुस्सा है आपको। और याद रखिएगा, जीवन में 3 चीजें याद रखिएगा। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों के लिए बता रहा हूँ। आपने मुझे एक पॉडकास्ट में भेजा था मोहित जी के यहाँ, हाँ जी, है ना? जी जी वो बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ। जी। तो नीचे आकर मैं अपनी कैब की इंतजार कर रहा था, जबकि वो कहने लगे सर नज़दीक ही आपका ऑफिस है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने कहा यार मैं कैब कर लिया है, मेरी टीम लेकर मेरे परिवार के लोग कारवार चले गए हैं, मैं ज़्यादा दूर नहीं है ऑफिस, मैं चला जाऊँगा। तो मैं बाहर कैब की इंतजार कर रहा था, तो सडनली एक वुमन वाज वो लुकिंग एट मी अगेन एंड अगेन। वो अपने बेटी के साथ थी और बेटी भी शायद 25 साल की रही होगी, तो वो करीब 50 साल की लेडी थी। मेरी तरफ को देखे फिर मेरी तरफ को देखे और आखिर वो मेरे पास आई गई और उन्होंने कहा राम सर हैं आप? मैंने कहा जी मैम। उन्होंने कहा सर ये चमत्कार है, आज मैंने आपका एक इला के साथ आपका एक इंटरव्यू हुआ है स्पीकिंग ट्री में, मैं आज उसे कल वो रिलीज़ हुआ। मैं कहा हाँ रिलीज़ हुआ सर, मैं उसको आज सुनकर अभी घर से बाहर निकली हूँ और अपनी बेटी के साथ निकली हूँ। आपका एक सेंटेंस मेरे जीवन को कंप्लीट बदल चुका है। उसमें आपने कहा है कि तुम एक बार कुछ कोशिश करो, एक फाउंडेशन खोलो, अच्छी अच्छी चीज़ों पर काम करना शुरू करो, हो सकता है कि आपको बड़ी घराने 10-20 करोड़ रुपए दे दे 2 साल बाद। लेकिन उसमें आपने जो सेंटेंस बोला था वो बड़ा ही कमाल का था और वो मेरे साथ हो रहा है। तो वो सेंटेंस जो बोला था, फिर मैं इसी चीज़ के साथ जोड़ूंगा कि लोग कमेंट लिखते हैं। उन्होंने कहा कि सर आपने कहा था कि फाउंडेशन करो, कुछ करो, किसी के लिए, अनप्रिविलेज बच्चों के लिए काम करो, बूढ़ों के लिए काम करो, बीमार लोगों के लिए काम करो, विमेन के लिए काम करो, इतना कुछ कर सकते हो, वीडियो बनाओ, फाउंडेशन खोल दो, 2 लोगों से खुल सकती है। 3 साल में कोई भी घराना आपको 2-4 करोड़ रुपए दे गई, वो तो ऐड निकालते हैं। और उसमें आपने एक बात कही कि शुरू में क्या होगा कि लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। उस समय जब वो मजाक उड़ा रहे हैं समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं, अगर आपकी मजाक बन रही है। लेकिन 99% लोग यहीं रुक जाते हैं, वो ये कहते हैं यार कोई मजाक ना बनाए। स्पेशली रिलेटिव तो बिल्कुल भी मजाक ना बनाए। और आपके जीवन में 2 ही लोग होते हैं, एक रिलेटिव और एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो कभी बनाएंगे नहीं, ठीक है ना? रिलेटिव की मजाक बनने से तुम डर जाते हो। फिर आपने कहा राम सर कि उसके बाद जब वो मजाक बना रहे हैं लेकिन आप नहीं रुके हैं, तो वो वायलेंटली अपोज करेंगे। ये जो हेट कमेंट आते हैं जिसमें बहुत गालियाँ दे देते हैं लोग मेरी अच्छी चीज़ पर भी, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो मुझे वायलेंस के साथ रोकना चाह रहे हैं। अगर मैं यहाँ रुक गया तो मैं भी वही नॉर्मल इंसान हूँ जिसके गोल की कोई कीमत नहीं है, लोगों की ओपिनियन की कीमत है। वाह। जब आप इन दोनों पार्ट्स को पूरा कर लेते हैं तो तीसरी चीज होती है, इसको सुन लीजिएगा, एंड देन दे ऑल स्टार्ट फॉलोइंग यू। अब वो तीनों की, ये दोनों लोग आपको अब फॉलो करना शुरू कर देते हैं और फिर कहना शुरू करते हैं तो ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं। वो दूसरी बात है, ये मेरे से बात नहीं करते हैं। तो जीवन में याद रखिएगा, जब लोग आपको मजाक बना रहे हो इसका मतलब सही रास्ते पर है। फिर वो आपको गालियाँ, पत्थर और वायलेंटली रोक रहे हैं तो भी आप सही रास्ते पर। अपनी बात को कहिएगा बगैर किसी के अधिकारों को एक्सप्लॉइट करें, और एक दिन आएगा कि ये दोनों के दोनों लोग आपको यही कह रहे होंगे। वाह, सैल्यूट। और याद रखिएगा, इनका होना आपकी लाइफ में ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में सभी मैचर्स हो गए तो आपको बिना मतलब का यूफोरिया आ जाएगा। यूनिवर्स इन लोगों को आपकी लाइफ में डालता है जो हेट कमेंट करते हैं। आपको भी बता रहा हूँ, वो ये कहता है कि देखता हूँ तू कितना आगे तक बढ़ेगा। यूनिवर्स आपको तभी नया एग्ज़ाम देता है जब वो पुराने एग्ज़ाम को, पुरानी क्वालिफिकेशन को पूरा कर लेते हो। ये बात तो सही है सर। और नया एग्ज़ाम आप पार करने को तैयार नहीं है तो एमएससी की डिग्री कौन देगा? वो बीएससी में ही फेल हो गए तुम तो। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इनफैक्ट मैंने भी कई बार फील किया है, जैसी कोई समस्या आई या कोई ऐसा हुआ और आप ये सोचने लगे क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, और आप पीछे हट गए या किसी भी समस्या के कारण पीछे हट गए, तो आप नेक्स्ट लेवल को पार ही नहीं कर पाते। सही है। आपको याद है सर, कल अपनी फ़ोन पे बात हो रही थी जब पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ, तो मैंने कहा सारे कमेंट, तो आपने मुझे एक बात बोली, अगर सारे पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं तो मज़ा नहीं आया। इसीलिए तो दूसरा करना पड़ा। भाई गाली दो ना। नहीं, और तीसरी बात एक और बता रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू। भाई मैं एक ट्रांसफॉर्मर की तरह काम कर रहा हूँ, मुझे लोगों को सुकून देना है। एक को सुकून दवाई लेकर होता है, एक को सुकून उल्टी करके होता है। डॉक्टर उल्टी करवाता है, उसके मुंह में हाथ डालता है, निकाल तू इसको,
जब वो उल्टी कर लेता तो शांत पड़ता है। वो जो बेचारा हेट कमेंट कर रहा है उसके अंदर भरा पड़ा है अंदर से, पता नहीं कितनी बार उसको एब्यूज किया गया, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ठीक है ना, कितनी बार उसको गलत तरीके से टच किया गया, कितनी बार उसको थप्पड़ पड़े हैं, कितनी बार मुर्गा बना है। उसे एक आदमी चाहिए जो उसको उल्टी करवा दे, वेंटअप करवा दे। मैंने उसको कमेंट की जगह दे रखी, लिख गाली, हाँ सर अब अच्छा लगा राम सर, हाँ सांस आ गया, हाँ बेटा अगली बार फिर लिख लेना, जब भी तुम्हें मुझे लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीत के ना हार के रंग में रंगा हूँ, मैं नहीं संसार के रंग में रंगा हूँ। ये मेरे सेंटेंस है। आहा, जीत के ना हार के रंग में रंगा हूँ, मैं नहीं संसार के रंग में रंगा हूँ। प्यार करना कैसा घाटा या मुनाफा, मैं नहीं बाजार के रंग में रंगा हूँ। मुझे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा जो ये कह रहा है कि राम सर तुमने मेरी लाइफ को बदल दिया, तुम्हारे इस टाइम वो कमेंट में बहुत सारे आए पड़े हैं। अब मैं पढ़ता हूँ, हाँ अच्छा ठीक है। पढ़ाया था मैंने आपको भी, ये मैंने आपसे लास्ट पॉडकास्ट में पूछा था, इसलिए आपकी जो मॉडेस्टी है, जो आपका हम्बलनेस है ना, बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जो लोग आपसे मिलते हैं बैक ऑफ द स्टेज, हमें भी जब मिलते हैं या पूछते हैं अच्छा आप राम सर को जानते हैं, तो मैं एक पहला ही यार इजीली बात कर लेते हैं वो, सच में उनका मतलब, मैं शायद कल ही किसी से बात कर रहा था कि परसों कर रहा था मैं कि सर तो राम सर तो अपना नंबर भी दे देते हैं, तो ऐसा कोई हिच ही नहीं करते कि मेरा पर्सनल नंबर अलग है, मेरी टीम से बात करो, वो चक्कर ही नहीं आपके साथ कोई। दैट इज़ समथिंग रियली अनबिलीवेबल, दैट इज़ मेक यू मोर स्टैंड आउट कर देता आपको एक्चुअली में। तो ये दिख रही है चीज़ें और यही चीज़ें सीखनी है हमें। और जो आपने एक बात बोली, जेलेसी इज़ इनह्यूमन, ये मैं बात कभी नहीं बोलने वाला अब मैं। नहीं, ह्यूमन तो लव है, ह्यूमन तो आपके लिए, अगर आप इस बॉडी के परे जाएं क्वांटम फिजिक्स पर, तो ये मॉलिक्यूल से बनी है, मॉलिक्यूल एटम से बना है, और एटम के अंदर वेव है, एनर्जी जिसको आप सब वो वेव बराबर है सभी में, इस बोतल में भी, इस टेबल में भी, इस माइक में भी, वो और मेरे में भी वो वेव बराबर है। कभी भी आप फील्ड नाम की किताब पढ़ लें, द फील्ड, उसमें पहला चैप्टर यही तो है, द जीरो फील्ड कॉन्सेप्ट, यानी कि हम एक लेवल के नीचे जाकर सिर्फ और सिर्फ वेव हैं। क्वांटम फिजिक्स भी तो यही कहती है, एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ वेव है, जहाँ पर आप ऑब्जर्व करते हैं वहाँ वो इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है, जिसको ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब है कि पूरा यूनिवर्स जो है एक लेवल पर एनर्जी है, और उस एनर्जी के बाद हम एक मेटेरियल में आए हैं, और ये मेटेरियल नश्वर है, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा, वो एनर्जी वहीं की वहीं मिल जाएगी, जिसको आप मोक्ष कहते हैं। ठीक है ना, इतनी सी जानकारी रखनी है। तो जब इतने दिन के लिए आप आए हैं, 25 साल तक तो किसी को फुर्सत नहीं है, उन्हें यही नहीं पता तुझे करना क्या, तू कौन है। 25 साल की उम्र तक तो गफलत में जी रहा है पूरा यूथ, यस और नो, पूरा का मतलब है 99.5 पर 9 लगा लो, मैक्सिमम लोग, ठीक है ना। 55 के बाद, 60 के बाद उसके पास एनर्जी नहीं है, तो 25 और 55 के बीच में कितना टाइम है, 30 साल। 30 साल का मतलब है कि सिर्फ उसके बाद 9 साढ़े 9 हज़ार दिन हैं, जिनमें वो अहम को जी रहा है, जीलसी को जी रहा है, हेट्रेड को जी रहा है, जिसमें वो अपने रिवेंज को जी रहा है, जिसमें वो हर्ट को जी रहा है। खुद सोचो यार, तुम्हारे पास 9000 दिन जीने के लिए है, उसमें ही तुमने काला चश्मा पहन लिया। 9000 दिन आपके पास थे कि आप सूरज की रोशनी में समुद्र का मजा ले, लेकिन आप अंधेरे में टॉर्च चला रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ तो सर एक कुआं, यहाँ तो झील है, एक छोटी सी तालाब है। अरे जीवन को एक बार फ्लड लाइट में देख ले भाई। मैं आपसे ही पूछता हूँ, रात को अगर मैं अंधेरे में ले जाऊँ तो एक ओशन भी अंधेरी रात में टॉर्च में कितना दिखाई देगा, एक झील जितना मेरी आंखें, हाँ उतना ही दिखेगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सर्च लाइट है। और अगली सुबह मैं ले जाऊं जब सूरज निकल जाए तो पूरा, तो अब आपको मजा किस में लेना था, अंधेरे वाले में कि दिन वाले में? लेकिन आपने क्या किया कि रिवेंज का चश्मा लगा लिया, जीलसी का लगा लिया, हाइड्रेट का निकाल लिया, बिना मतलब की पावर का निकाल लिया, लोगों के लिए आपकी बिटरनेस है, ठीक है ना, आपके अंदर कंटेम्प्ट भरा पड़ा है, डिसरेस्पेक्ट भरी पड़ी है, आपके पास सोसाइटी की जितनी सफरिंग सोसाइटी ने तुम्हें दी वो सारी तुम मुझे दे रहे हो। अच्छा, सवाल तो मेरे पास, सवाल यह है कि एक बार तुम इसको हटा के देख लो ना, अचानक लगेगा कि यार सिर्फ और सिर्फ आपके पास हेल्थी ह्यूमन है, डिजीज इनह्यूमन है। सर इसमें ना वैसे तो पुरानी 2 बातों के हमारे सवाल रहते हैं, लेकिन इसी से अभी रिलेटेड मुझे एक सवाल पूछना है। सब कुछ है, सच में सब कुछ है, घर भी है, अच्छा परिवार है, माता पिता हैं, बच्चा भी, हर जो सुविधा हो सकती है एक अच्छे ज़िंदगी जीने के लिए वो है, फिर भी पता नहीं कितने लोग हैं, मैं ये बोलूँगा मैक्सिमम लोग हैं, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हवा में बात कर रहा हूँ, चाहे डेटा उठा लीजिए, चाहे हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, चाहे काउंसलिंग में आप भी इतने लोगों के साथ काउंसलिंग करते हैं, तो NLP मैन ऑफ इंडिया जाने जाते हैं।
सब कुछ होने के बावजूद भी अभाव क्यों महसूस होता है? क्यों अभाव है? अभाव रिश्तों का है, पैसे का है, सेहत का है, खुशियों का है। याद रखिएगा, अभाव का मीनिंग समझ लीजिएगा, हिंदी में अभाव का मीनिंग कमी होता है। यह सेंटेंस का, यह शब्द का जो अर्थ है वो बिल्कुल गलत पढ़ाया गया है। अगर आप बहुत पहले जाएं, अभाव का मतलब कमी, सिर्फ कमी नहीं था, की कमी था। इन दो वर्ड हो गए। अभाव का मतलब कमी नहीं है। हिंदी के बहुत बड़े बड़े कवि यहाँ पर मुझे कहेंगे क्या बावला पागल है, ये बावला कौन बैठा है? बिल्कुल, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव इतना ही है कि अंधेरे में वो टॉर्च लेके घूम रहे। अभाव का मतलब होता है की कमी। अब सवाल था की कमी। फॉर एग्जाम्पल, बोतल में पानी का अभाव है तो मैं कहूँगा बोतल में पानी की कमी है। तो यहाँ पर अभाव का मीनिंग होता है भाव की कमी। भाव मीन होता है इमोशन। अगर आपके जीवन में खुशियों की कमी है, खुशियों का अभाव है, तो मैं कहूँगा आपके पास वो भाव नहीं है जिनके द्वारा आपकी सेल्स खुशियों को एक्सपीरियंस करे। जैसे आप डर के भाव में कांपने लगते हैं। हाँ, होता है ऐसा। कांपेंगे ना, बिल्कुल। आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी ना। यानी कि जैसे ही आपके पास डर के भाव आए तो आपकी बॉडी हिलेंगी ना। ठीक। तो इसका मतलब है अगर आपके पास खुशियां नहीं आई तो वो बाहर नहीं है, आपके पास उसके भाव यानी कि उसकी इमोशन ही आपके पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए आप कहेंगे कि मेरे पास खुशियों का अभाव है, कमी है। तो कमी वर्ड ना लें, भाव लें। इसमें भाव की कमी है। अगर आप कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे का अभाव नहीं है। जो पैसे के लिए आपके अंदर भाव, इमोशन होनी चाहिए कि मेरे लिए क्यों जरूरी है, क्या ये बेनिफिट देगा, कौन लोग हैं जिनकी मैं हेल्प करूंगा, क्या मेरा पर्पज है जिससे इस पैसे से पूरा करूंगा। इस भाव को बना लो, कल से पैसा आना शुरू हो जाएगा, कल से वो लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके भाव क्या है? मुझे ये वाली कार चाहिए, यही भाव है। और ये कार अगली बार अगले मोड़ पर तुम्हें अगर इस कार का एक्सीडेंट हुआ दिखाई देगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा ये वाली कार नहीं चाहिए। अब कॉन्शियसली कह रहे हो ये मुझे कार चाहिए, क्योंकि आपके एक गोल सेटिंग ट्रेनर ने आपकी गोल सेटिंग करवा दी थी, कार ये चाहिए। अगली उस पर देख लिया कि इस कार को पुलिस का पकड़े बैठा है, तो सबकॉन्शियस ने तो उसको हिट कर दिया। भाव तो खत्म हो गया ना। हाँ, ऐसा ही होता है सर। अब आप रिश्तों की भाव की कमी कहते हैं कि मेरे पास रिश्तों की कमी है या रिश्तों का अभाव है। भाई साहब, रिश्तों का अभाव नहीं है। 140 करोड़ जनता तो आपके चारों तरफ देश में ही है। आसपास के दुनिया सारी आपके साथ जुड़ी हुई है। पूरा वर्ल्ड आपका जुड़ा हुआ है फेसबुक पर, लिंक्डइन पर। और आप कह रहे हैं मेरे पास रिश्तों का अभाव है। इसलिए कि आप रिलेट करने के लिए, रिश्ते में होने के लिए जिन भावों की आपको आवश्यकता है कि मैं इस आदमी के साथ जुड़ूंगा तो क्या भाव होने चाहिए, वो भाव आपके पास नहीं है। आप कह रहे हैं मेरे पास रिश्तों की कमी है, रिश्तों की इनका भाव है। नहीं भाई साहब, इसे समझ लीजिएगा। रिश्तों के लिए जो भाव चाहिए थे आपके हृदय में, आपकी बॉडी में, आपके जेनेटिक लेवल पर, उनकी कमी को हम रिश्तों का अभाव कहते हैं। मतलब जो अकेलापन महसूस होता है वो खुद की वजह से होता है, क्योंकि आपके पास लोगों को एक्सेप्ट और टुगेदरनेस को एक्सेप्ट करने के लिए जिन इमोशंस की, आपके शरीर को, जीन को, आपके हार्ट को, आपके गट को जिन भावों की जरूरत थी, वह भाव आप मिस कर चुके हैं। उनकी आपके पास ड्राइनेस आ चुकी है। वो चीज़ इसीलिए बाहर नहीं है आपकी लाइफ में। चाहे वो पैसे के भाव आप खो चुके हो, चाहे रिश्तों के भाव खो चुके हैं, चाहे परिवार के भाव खो चुके हैं, चाहे पत्नी के भाव खो चुके हैं या पति के भाव खो चुके हैं, जब वो भाव ही नहीं है। याद रखिएगा, बगैर भाव के पति पत्नी भी आप एक बार भाव खो देते हैं ना, एक ही रहते हैं। रोजाना आप भी काउंसलिंग करते हैं, मैं भी कहता हूँ, दे बिकम बॉडी, जस्ट बॉडी। ऐसा ही है। एक दूसरे को टच भी करते तो देयर इज नो सेंसेशन। ऐसा ही है। और एक समय आता है जब आप प्यार में होते हैं, एक टच इज एनफ कि वो पिघल जाता है दूसरा आदमी। सर, एक झलक इवन आंखों से देख लिया, वो इतने में ही पूरी तरह से वो कहता है आई एम मेल्टिंग। अब वो मेल्टिंग नहीं, वो पत्थर हो गया, क्योंकि पत्थरों में भाव नहीं है। सर ये ना बियॉन्ड, वैसे तो ये मुझे सीखना है, अभी समझना है इसको लाएं कैसे। लेकिन ये आपको कई बार आपको नहीं लगता, क्योंकि अभी रिश्तों की बात चल रही है और जिन्होंने इस लव वाले एंगल को टेस्ट किया है या जिसको फील किया, लव मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक पार्टनर की, मैं माँ बाप के साथ या पति पत्नी के साथ, जिसने एक सच में प्रेम भाव को जिया है, वो बहुत ही अलग तरह का, जो बियॉन्ड योर कंट्रोल है, जो पता नहीं वो किस तरह की फीलिंग है, आपको किस लेवल तक ले जाए वो, उसके लिए पागलपन जिसके लिए बोलते हैं, इश्क के लिए जिसको बोलते हैं। आपने कभी महसूस किया अपनी लाइफ हाँ, में? बहुत बार किया। बहुत बार इश्क की है। मैं इसे समझने की कोशिश करिएगा इसको। जब भी मैं आपके पास बैठा हूँ और यहाँ पर आपका मीनिंग डिफरेंट जेंडर के साथ है। जी सर। सही बात है ना? जी सर। माता पिता नहीं है उसमें। नहीं, मैं सिर्फ अपोजिट सेक्स की बात अपोजिट सेक्स की बात कर रहे हैं।
याद रखिएगा, जब भी मुझे आपके ओरा में, आपके व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में नहीं, ये पर्सनालिटी और व्यक्तित्व दोनों का अलग शब्द हैं। पर्सनालिटी वर्ड इंग्लिश का है और आई हेट इट। You ये hate it. यस, पर्सोना का मीनिंग क्या होता है? मुखोटा। यानी Okay. कि रामलीला हो रही है, मुझे सुग्रीव बनना है, हूं नहीं मैं सुग्रीव। इस मुखोटे को उतार कर रखा जाता है, उस मुखोटे को पर्सोना यानी कि पर्सनालिटी कहा जाता है। कभी पढ़ लीजिएगा। पता है हिंदुस्तान में क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व। व्यक्ति के अंदर के जो तत्व हैं। वाओ, क्या फर्क है सर। आज हम पर्सनालिटी के लिए, ठीक करने के लिए कितने पैसे सैलून में लगाते हैं? सर 6,000 में आपका मेकअप किया जाएगा। 6,000 में? हाँ, केमिकल लगाएंगे। मैं कहता हूं मैं साबुन भी नहीं लगाता हूं। तत्व को खो दिया है हमने, पर्सोना ढूंढ रहे हैं। गोट माई पॉइंट। जब भी मुझे आपके व्यक्तित्व में यानी कि उन तत्वों में अपनी एक कुर्सी दिखाई दे कि ये राम वर्मा की कुर्सी इसके ओरा में है, जहां पर मुझे और उस कुर्सी पर मेरा अवचेतन मन बैठकर एक सुकून को महसूस करे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह है जिसको मैं प्यार कहूंगा। जिस दिन मैं कोई भी गलती करूंगा कि इस कुर्सी पर मैंने बैठकर दारू पी ली, गलती कर दी, लात मार दी, और आपने कहा इस कुर्सी को हटा दो भाई यहां से, उस दिन ये खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, ये मर्यादित होता है। मर्यादित। ये मर्यादित है रिश्ता। इसमें कोई टेंजिबल नहीं है कि मैं रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहता हूं। व्हाट ए स्टूपिड सेंटेंस। रिश्तों को खूबसूरत नहीं बनाया जाता, खुद को चेंज किया जाता है। क्या आप उस कुर्सी पर बैठने के लिए काबिल हैं? खलील जिब्रान का एक सेंटेंस आपके जीवन को बदल देगा। व्हाट इज लव? वो ये है कि जब तुमने मेरे आंखों में देखा था तो तुम्हारे लिए मेरी आंखों की इतनी खूबसूरत छवि थी कि वह छवि, वह इमेज तुमने कभी पहले नहीं देखी थी अपनी, इतनी खूबसूरत। तुमने उस इमेज को देखकर कहा था, खुद को, इस इमेज को कहा था जो तुम्हारी है, आई लव यू। मुझे नहीं कहा था। ये वो प्यार है। जब मैं आपकी इमेज को अपनी आंखों में इतना खूबसूरत बना दूं कि तुम अपनी इमेज को पहली बार देखकर दीवाने हो जाओ मेरी आंखों में, और उस इमेज को तुम कहो आई लव यू। जब भी आपके पास इतना दम हो तो आपको कोई भी प्यार करेगा, और उस प्यार में वो सुकून होगा। याद रखिएगा, जिस दिन वो चेयर वहां से हट जाएगी, मुझे पता चल जाएगा। याद रखिएगा, पता चल जाएगा। भले आप वही मैसेज करें, राम सर कैसे हैं। इससे पहले भी आप प्यार में भी ये करें, राम सर कैसे हैं। इन दोनों वर्ड में कुछ भी नहीं बदला, बिल्कुल वही वर्ड थे, पहले थे वही वर्ड अब हैं। लेकिन मैं समझ जाऊंगा रिश्ते में दरार आ चुकी है। याद रखिएगा, रिश्तों में दरार कहीं नहीं। रिश्ता कोई वो नहीं था, ये दर्पण नहीं था कि दरार आ गई। मर्यादित नहीं रहा, मेरे से कुछ गलती हुई है, या वो कुर्सी आपने किसी और को अलॉट कर दी, क्योंकि मैं शायद अब डिजर्व नहीं करता इस कुर्सी के लिए। यहां पर भी मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लूंगा। ये यहाँ सारा एंगल ही चेंज हो गया। मुझे वो अच्छा ही, रहमन धागा प्रेम का, मत छोड़ो मत तोड़ो चटका है, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े तो जुड़े गांठ गांठ पड़ जाए। अरे तो याद रखिएगा, जब तक मेरी आंखों में आपकी छवि खूबसूरत है, मेरी आंखों में देखकर आपको लगेगा कि ये वही पल है जिस छवि को मैं देखना चाहता हूँ इस आंखों में, तो हर बार मेरी आंखों में तुम्हें झांकने का मौका मिलेगा। बार बार आओगे और एक ही बात कहोगे, आई लव यू। जिस दिन मेरी आंखों ने उन छवियों को बनाना बंद कर दिया, आप कैसे कह दोगे? कहोगे तो थोड़े दिन के लिए, रिश्ता बचाने के लिए कहोगे, या मजबूरी हो सकती है। लेकिन मुझे मालूम है कि अब वो मर्यादाएं खत्म हो चुकी हैं। एक तो ना आपके साथ जब बात करते हैं ना, चक्कर ये पड़ता है कि कहाँ रोकें, वापस अपने पुराने सवाल पे जाएं, क्योंकि मन ही नहीं करता रुकने का। ऐसा लगता है इसको चलने दो, इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछ लो, लेकिन पुराने सवाल रह जाते हैं। सर क्या करें, हमें थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा, वापस पीछे की तरफ। आपने 2-3 वर्ड यूज़ किए अभी, ठीक है ना। पहले तो मैं इसमें जाऊँगा सर, जब हमारी बात चल रही थी कि जब व्यक्ति, एक बच्चा अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेता है, फिर 28-29 साल की उम्र में जाके उसको मौका मिलता है, अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, हाँ, लीगली मौका मिलता है, सोशली लीगली, सुना। तो इसका सॉल्यूशन मतलब क्या, एज अ कोच आप क्या सोचते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए जो इस सोसाइटी के नॉर्म्स के अंदर भी आता हो? बियॉन्ड सोसाइटी के नॉर्म्स के तो आपको पता ही सब चल ही रहा है। हाँ, बियॉन्ड सोसाइटी के नॉर्म्स के बाद तो वो भी
वो लोग भी बहुत देर तक खुश नहीं रहते। उस मोमेंट में खुश होने के बाद उन्हें सबको गिल्ट है। मैं बहुत को मिल चुका हूँ, वो ये कहते हैं कि सर वो पीछे पड़ गया, वो पीछे पड़ गई। मैंने कहा फिर उस टाइम गिल्ट, सर गिल्ट के तो ये हालात हैं। आपको अगर वो पिक्चर याद है ना, सुशांत सिंह की पिक्चर आई थी, मैं नाम छिछोरे, उसमें भी डायलॉग था, इवन आज भी है, मास्टरबेशन करने के बाद गिल्ट आ जाता है, यार मैंने अपराध कर दिया, मतलब ऐसा, मतलब एक दुर्भावना से आ जाती है, यार पता नहीं मैंने सही किया नहीं, मतलब गलत कर लिया, मैंने पाप चढ़ा लिया अपने आप पर। तो ये तो हालात हैं, तो मैं क्या बोलूं। इससे पहला सेंटेंस क्या था, सवाल क्या था जिसमें था? सवाल ये था सर कि 14 साल वाले हाँ, उम्र, हाँ, तो उसमें हम सोल्यूशन क्या है उसका, करें क्या? सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन हमारे देश में था, ओके, पर हमने सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन को लाकर इसका सत्यानाश कर दिया। आज मैं किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ ये इसको छोड़ो, लेकिन आज मुझे अगर योगी जी और मोदी जी मिल जाएं तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि वो गुरुकुल किसी भी कीमत पर लौटाओ। जब बच्चा हमारा 9 साल की उम्र को पार कर जाए, उसे अगले 5 साल गुरुकुल में रहना जरूरी है, और उस गुरुकुल में उसको सेवा करनी सिखाई जाए, मैथमेटिक्स सिखाया जाए, दौड़ लगानी सिखाए, चेस खिलानी सिखाया जाए, क्रिकेट खिलाना सिखाया जाए, उसको सी जावा जितने भी है वो सिखाया जाए, उसको भाषण देना सिखाया जाए, उसको डिबेट करनी सिखाया जाए, उसे संस्कृत सिखाया जाए, उसे हवन करना सिखाया जाए, और उसके बाद भी उसके पास उसको बॉडी बनानी सिखाया जाए, उसको खाना बनाना सिखाया जाए, और अगले 5 साल में वो अपने पेरेंट्स के लिए एक हीरा पैदा होगा, वो इस देश के लिए हीरा पैदा होगा। 15 साल की उम्र में उसे फिर बाहर निकाल दो, आप जाओ अब काम करो। 5 साल की ट्रेनिंग उसके पास ज़रूरी है, और ये 9 से 15 साल के बीच में उसकी एनर्जी उसे बर्बाद कर देगी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास भी उसका कोई समाधान नहीं है। पेरेंट्स ये मानते हैं कि अच्छा स्कूल देने का मतलब है हमने सब कुछ कर दिया। कई बार मैं पूछता हूँ कि कौन सा स्कूल में पढ़ा रहे हो, फला स्कूल है सर, बहुत बढ़िया है, 1.5 लाख रुपये तो उसकी फ़ीस है जी 3 महीने की। मैंने कहा बढ़िया कीजिए, गारंटी क्या है, मैं बताऊँ क्या है? हाँ, मैं पूछता हूँ, मैंने कहा उसकी क्लास में कितने बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो ब्रोकन फैमिली से आ रहे हैं? मोस्टली वही होंगे सर ऐसे। 80%, 50%। खुद सोचिए कि कौन सी वैल्यू तुम्हारे बच्चा मॉडल करेगा थोड़े दिन बाद। आपके टीवी पर क्या चल रहा है? एक मैडम के बनाए हुए सीरियल चल रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मिस्टर खन्ना के 5 गर्लफ्रेंड है, और मिसिज खन्ना की 5 बॉयफ्रेंड है। फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है, ये बाप लेकिन इनके पास तो कोई भी नहीं है। वो कहता है आई डोंट बिलोंग टू देम, आई बिलोंग टू देम, बिकॉज लोकल मॉडल एक्सेलेंस चलता है। बच्चा जहाँ पर उसको एक्सेलेंस मिल रही है उस वर्ल्ड को मॉडल करेगा। वो मॉडल कर रहा है उस स्टूडेंट को जहाँ पर जिसके पास बड़ी बाइक है, स्कूल में बड़ी गाड़ी में आता है, बड़ी उसके पास गर्लफ्रेंड है, बड़े बॉयफ्रेंड है उसके पास। वो कहता है कि वहाँ पर उस बच्चे की कोई इज्जत ही नहीं है, जो पढ़ने वाला है उसे नर्ड कहा जाता है, उसे किताबी कीड़ा कहा जाता है। वो कहता है फिर आई डोंट वांट टू बिकम। बहुत बड़ा स्कूल है देहरादून का, वहाँ के कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है क्लोजली, और मैं कह रहा हूँ कि भाई बड़े के नाम पर बस पता नहीं क्या बड़ा है वहाँ पर, बिकॉज पढ़ने वाले को नर्ड कहा जाता है, और रात को 2 बजे वो बैठते हैं। कहने को वहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन 1 बजे तो उनकी रात को मीटिंग होती है, और वो फिर कब उठेंगे, कब उनकी एनर्जी है, सब कुछ। सर सच्चाई है ये। अभी हम जब एक केस कर रहे थे, ऐसे ही मेरा तो एक स्कूल चलता है, हाँ मैं, ठीक है ना, मैंने तो दिल्ली में भी ऐसे ही देखा है कि बच्चों के बैग में से मिनिएचर मिलते हैं 90 ml के, वो जो शराब के विष भरी बोतलें जो हैं। सर ये आजकल एक तरह का पीयर प्रेशर हो गया। 15 साल के बच्चे से पूछ लिया जाता है कि आर यू वर्जिन। ये तो पीयर प्रेशर है, और अगर गलती से लड़के ने बोल दिया, लड़की ने बोल दिया, और ये अच्छा कुछ समय पहले तक पता क्या लगता था, ये वेस्टर्न कल्चर है। ये भैया आंखें बंद हैं, कोई वेस्टर्न कल्चर नहीं, ये हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। और किसी को गलत फहमी हो कि ये मेट्रो में चलता है, तो भैया एक बार हमारे काउंसलिंग वाली क्लास में पता लग जाएगा कि अंदर क्या चल रहा है, चाहे वो गाँव का हो, चाहे वो किसी छोटे शहर का हो, चाहे बड़े, हालात वही हैं। बिल्कुल, सिर्फ सबकी आंखों में पर्दा है, या वो उसको ढक रखा है ताकि मुझे इसको फेस ना करना पड़े। माँ बाप को अपना डर है कि यार हमारे सामने बच्चे की बात खुल गई तो बच्चा क्या रह जाएगा, बच्चे को डर है कि मेरी बात ना खुल जाए। हो सब कुछ रहा है, सब कुछ हो रहा है, दोनों पर्दे में है, बस फेस सेविंग चल रही है। मुझे ऐसा लगता है सर किस दिन ना, ये जो बेसिक गलती चल रही है एजुकेशन के अंदर, क्योंकि अब जब से यूनिसेफ ने या WHO ने स्टेट कर दिया कि आप 5 साल से पहले बच्चे को मत डालिए, ये किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट आ गया। अब मुझे पता है यहाँ पर ना बहुत गंदे कमेंट्स आने वाले हैं, और लोगों को लगेगा कि हम उसके दुश्मन हैं, जबकि हम भी किंडरगार्टन स्कूल चला चुके हैं। तो किंडरगार्टन का मतलब ये था कि एक प्ले वे, एक हैप्पी एनवायरनमेंट देना,
बना दिया गया वो स्कूल। तो वो पहले भी वो भी उन फैमिली को देना था जो न्यूक्लियर फैमिली वहाँ रहती थी। एग्जैक्टली उनके बच्चों को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर वो खेलें। खेले, हाँ, ये आप अपने मजबूरी है, नाना हाँ। नानी दादा दादी चाचा चाची के साथ तो रहते नहीं, क्योंकि आप न्यूक्लियर इट्स माई लाइफ में जी रहे हैं, और वो आप उसके लिए बने नहीं थे। आपने डिजिटली चेंज कर दिया एक वर्ल्ड को, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी तो रिएक्ट करती है कि अभी आप यहाँ गर्मी है और सर्दी में चले जाएँ ना, तो आप कितने भी कपड़े ले जाएं तभी आपको ऐसा लगेगा यार मैं, आप यहाँ से जाइए और लद्दाख में उतरिए, आप 15 मिनट में आपकी सांस फूल जाती है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन उतनी नहीं मिलती। उन लोगों की नहीं फूल रही ना। हाँ सही बात है। याद रखिएगा, यही तो गड़बड़ हो रही है हमारे यहाँ पर, कि जो आप ये कह रहे हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर है, ये कोई कल्चर नहीं है। वेस्टर्न है या ईस्टर्न है, पहले ये देख लीजिएगा। कोई पहले तो एक बात समझ लीजिएगा, हर एक कंटेंट का मीनिंग एक कॉन्टेक्स्ट में होता है। हर एक कंटेंट का मीनिंग एक कॉन्टेक्स्ट में होता है। समझने की कोशिश करिएगा। मैं 80 की स्पीड से गाड़ी चलाता हूँ, इट्स माई लाइफ, ठीक है ना। मैं 100 रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ 15 साल तक, इट्स माई लाइफ, ठीक है, मैं मानता हूँ। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सर मैं इस सोसाइटी में बनाना चाहता हूँ। भाई ये सोसाइटी तो नहीं बनी थी इसके लिए। अगर इसे बनाना चाहते तो किसी और देश में जाओ, इस सोसाइटी में तो ये नहीं बनाता। आप ये कह रहे हैं कि चांदनी चौक जहाँ पर भीड़ भड़का रहता है, इट्स माई लाइफ, मैं वहाँ गाड़ी 80 की स्पीड से चलाना चाहूँगा। भैया लोग मरेंगे और तुम्हें भी मारेंगे, फिर मैं वहाँ क्या करूँ? यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, व्हाट आई वांट एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। व्हाट आई नीड एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। व्हाट आई नीड ये कह रहे हैं ये मेरी सनक है, इट्स माई लाइफ, एंड व्हाट नीड्स टू बी डन यह आपकी विजडम है कि यहाँ इस माहौल में क्या किया जाना चाहिए। माहौल तय करेगा आपके कंटेंट को। ये आपकी स्पीड कितनी होगी कार की, ये तय करेगा कि आप चांदनी चौक पर हैं या फिर हाईवे पर हैं। हाईवे पर अगर आप 3 की स्पीड से चलेंगे तो भी लोग आपको रन ओवर कर जाएंगे, और अगर चांदनी चौक में आप 3 की स्पीड से ऊपर गए, 4 की स्पीड से ऊपर गए, तो लोगों को आप रन ओवर कर देंगे। जब आप जब इस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ये सोसाइटी इस नॉर्म्स के लिए नहीं बनी थी। आप जो गाड़ी आपकी 100 की स्पीड तक ही बनी थी, आप उसमें 140 का एक्सेलेरेटर दबा के उसके इंजन को खराब करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट के लिए नहीं बना वो कंटेंट। कई बार लोग कहते हैं, ये फिल्मों वाले भी, हमने मूवी बना दी, तुम्हें क्या मतलब, हम तो ऐसी बनाएंगे, तुम मत देखो। यार ये बेवकूफ़ी के लोग क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारे घर के सामने गोबर रख दूं, मत सूंघो ना इसको। तुम्हें बदबू आ रही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अरे भाई ये बदबू आएगी क्योंकि इस सोसाइटी में ये चीज़ नॉर्म्स नहीं है। या तो आप सोशल स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दो कि आप अपने फादर के और मदर के कमरे में भी पूछ के जाओ, आप अपने कमरे में कितनी गर्लफ्रेंड ला रहे हो, मदर को कोई मतलब नहीं। लेकिन मदर को मर जाएगी वो, क्योंकि वो ऐसी वैल्यूज़ में जी हैं कि वो ये नहीं लाइक करेगी कि तो उनकी बेटी शादी से पहले वहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं। ट्रू सर। क्योंकि या तो सोसाइटी के नॉर्म्स बदलो आप, फिर कंटेंट कुछ भी करो। और सही कह रहे हो सर, मुझे याद आ गया एक स्टेटमेंट भी था एक, हाँ सिंपल सी बात है कि किसी भी कंटेंट का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट में होता है। यहाँ पर लोग नहीं समझेंगे। मैं फिर समझा रहा हूँ, जिस दिन आपकी शादी हुई थी उस दिन आप दूल्हे थे उस गांव में। आज भी घोड़ी लेकर चले जाओगे ना आप, और वो ठीक है ना, और देश है वीर जवानों का, मोहल्ले के लोग मारेंगे पकड़ के, फूफा जी हो गए हो तुम अब। वह कॉन्टेक्स्ट बदल चुका है, वह संदर्भ बदल चुका है। किसी भी मीनिंग, किसी भी स्टेटमेंट का, किसी भी एक्शन का जो मीनिंग होता है वो पर्टिकुलर एक संदर्भ में होता है। संदर्भ तो आपने हटा दिया, कंटेंट रख दिया, इट्स माई लाइफ, बिल्कुल इट्स योर लाइफ। लेकिन आप ये देखें कि किस सोसाइटी के रूल्स में आप चांदनी चौक में गाड़ी चला रहे हैं कि हाईवे पर। सही कह रहे हो सर। मैं अभी नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जिन लोगों को बड़ी ये एथिक्स वाली बातें करनी आती है ना, और जब एक एक्टर आता है वो बताता है कि मैंने 350 लड़कियों के साथ सोया हूं मैं, और ताली लोग तालियां बजा रहे हैं। यही तो इस समाज के, अब मैं कह सकता हूँ यही तो एक दिवालियापन है एक पर्टिकुलर वर्ड का, ठीक है ना। मैं उस वर्ड को नहीं, ये दिवालियापन हो चुका है कि तुम किस चीज़ को अप्रिशिएशन दे रहे हो। आप खुद सोचिए कि आप अपने रोल मॉडल को ताली बजाते हैं, आपका रोल मॉडल कौन है? जिन्होंने 350 या 300 लड़कियों के साथ इमोशनल एक बॉन्डेज बनाया था और फिर उससे डिजिटली अलग हो गए थे, क्योंकि अगले 300 के साथ तो आप रोजाना घंटे भर बात नहीं कर सकते। खुद सोचिए कि आप किन चीज़ों पर आप रिवार्ड दे रहे हैं, या किन चीज़ों पर आप चाहते हैं कि ये अप्रिशिएशन मुझे भी मिले। एक समय था जब हमारे स्कूल में जो चैंपियन बनता था, वह सबसे बड़ा, या जो टॉप करता था अपनी क्लास को,
वह आपका एक मार्गदर्शक बनता था। मैंने 2 बार अपने स्कूल में, एक बार सेकंड पोजीशन ली है अपनी पूरे के पूरे 5-6 सेक्शंस में, और एक बार 5वें नंबर पर था मैं, और मुझे पता भी नहीं था मेरा नाम पुकारा जा रहा है, मुझे तब तक पता ही नहीं था। लेकिन जब मुझे उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ रहा था रिवार्ड लेके टीचर से, ठीक है ना, प्रिंसिपल से 1500 लोगों के बाद, तो एवरीबडी वाज क्लैपिंग फॉर मी। लेकिन आज उस आदमी के लिए क्लैप कर रहे हैं जिस जो ये कह रहा है कि आई हैव डन इट, जिस सोसाइटी में ये अलाउड नहीं था। इंटरेस्टिंग। अगर ये किसी सोसाइटी में अलाउड होता और वो ये कहता है कि इट इज वन ऑफ द अचीवमेंट, भाई मैं भी ताली बजाता, भाई वाह, मेरे 10-20 कम है तेरे से, पर तू मेरा रोल मॉडल है। अरे भाई ये अलाउड नहीं था। अगर तूने कर भी लिया तो बताओ मत। 1980 में, 83 या 82 में मैं हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ा करता था। उस समय मुझे अंग्रेजी सीखनी थी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब निकला करती थी, मैं एक छोटी सी कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था। उस समय एक खबर छपी थी, अ फादर रेप्ड हिज डॉटर। ये तब पहली खबर थी। अचानक अगले दिन पूरा रिएक्शन भरा हुआ था पेजेस पर, पूरा पेज भरा हुआ था रिएक्शन से, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, इसे फांसी दो, इसे फांसी दो, इसे जेल करो, ये गलत हुआ। एक आदमी की रिएक्शन पढ़कर मैंने पहली बार उस आदमी के सल्यूट किया था, इन लोगों को नहीं जो गाली दे रहे थे। उसने कहा कि आज ये खबर छापकर आपने सबसे बड़ी गलती करी है, क्योंकि हमारे अंदर 30%, 40% ऐसे लोग हैं जो इस समय फेंस सिटिंग कर रहे थे, मैं इस काम को करूं या ना करूं। आज आपने उनके सामने एक रेफरेंस रख दिया, यह भी पॉसिबल है। अब वो इस फेंस को तोड़ देंगे और उसके बाद ये न्यूज़ कॉमन होने लगी। क्योंकि जो लोग रुके हुए थे, याद रखिएगा, जीवन में ताला जब आप लगाते हैं ना अपने दरवाजे का, वो चोर के लिए नहीं लगाते। चोर तो चोरी करके ले जाएगा, वो हमेशा भले आदमी के लिए लगाया जाता है कि जो पड़ोसी आपका भला है, भला आदमी है, वो खुले ताले और खुले दरवाजे से चोरी ना कर ले। भला आदमी भला रहे इसलिए ताला लगाया जाता है। चोर से आपका कभी ताले से चोर रुकेंगे क्या? अरे सर क्या बात, सॉलिड सॉलिड ये वाली मैं बात। आपको एक चीज बताता हूं, ओहो, मेरे देखने का नजरिया क्या है। एक सीरियल आया था, उसका नाम था सत्यमेव जयते। हाँ, आमिर खान जो भी था, उसका मैंने उसकी अभी तक कोई मूवी नहीं देखी, पहले टीवी पे देख लेते हैं। और पहला सीरियल था, और मेरी रिएक्शन मैं बता रहा हूँ आज दिल से, और कई लोगों को इस समय रिलेट कर लेंगे जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, और जो रिएक्शन उस दिन करी होगी मैंने 10 साल पहले अपनी क्लास में, वही आज करूँगा बिल्कुल उसी तरह से। उनका पहला सीरियल था और वो 18 या 19 लैंग्वेज में था, और उसमें पहला था कि भ्रूण हत्याएं, यानी कि पेट में ही, गर्भ में ही बच्चियों को मारा जा रहा है। और जैसे उसने बताया कि आज का ये है, और एकदम से मैंने क्या कर दिया, सत्यानाश। इस देश के इस आदमी ने इस देश का सत्यानाश कर दिया। बच्चियों की गर्भ में हत्या होती है, आज इसने मेरे गांव की औरत को भी बता दिया जिसको पता नहीं था, और वो अपनी बेटी को जन्म दे देती। सबके एड्रेस भी दे दिए कि कहाँ होता है, कैसे होता है। आपने जानकारी देकर आपने उन लोगों को भी बता दिया है जो फेंस सिटिंग कर रहे थे। आप इसके लिए रूल बनवा लेते चुपचाप, जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर रोक दो। अगर आपके घर गांव में कोई सिगरेट नहीं पीता, आज तुम एक मोटिवेशनल स्पीकर बनकर जाओ और रोज़ाना 3 बार 2 भाषण, भाई और बहनों सिगरेट पीनी बहुत गलत है। अगले फिर सिगरेट नहीं पिया करो, पीता कोई नहीं, भाई साहब सिगरेट मत पिया करो, देख लेना हफ्ते में 2-1 लोग तो ट्राई करते मिलेंगे। सिगरेट होती क्या है? क्योंकि प्लांट तो आपने कर दिया ना आइडिया। ये वही बात थी जो उस आदमी ने लिखी थी 1980s में, कि सवाल इस बात का नहीं कि एक बाप ने अपनी बेटी को रेप कर दिया, सवाल इस बात का कि आज ने आपने इस खबर को छाप कर उन लोगों के लिए एक ऑप्शन खोल दी जिनके अंदर एक टूटा हुआ इंसान या बिखरा हुआ न्यूरोटिक पागल इंसान बैठा है जिसको पता ही नहीं बेटी की वैल्यू क्या है। आज आपने उनको ओपन कर दिया कि ये पॉसिबल है। विजडमफुल आदमी तो पहले भी नहीं कर रहा था, अब भी नहीं कर रहा था, ये लोग बच रहे थे जो बीच वाले थे, जो बीच वाले थे, जिनको लग रहा था कि ये ताला लगा हुआ है। आपने वो ताला खोल दिया, अब तो कोई भी चोर बन सकता है।
ये मेरे सोचने का तरीका है। और मुझे मालूम है यहाँ पर उस हीरो के फैन तो मुझे गाली देंगे, भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क तो उस पर पड़ेगा जिन पे जीत के न हार के रंग में रंगा हूँ। अरे नहीं सर, मेरा खुद का ये बात सुनने के बाद ना बड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। मुझे भी लग रहा है कि हाँ, आपको ये जो भगवान ने जीभ दे दी है, बिना हड्डी की एक चीज़ दे दी है, उसको खोलते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका समाज पर या हमारे परिवार पर क्या असर पड़ने वाला है। इतनी दूर की सोच तो हमें रखनी चाहिए। शॉर्ट टर्म पे हम जब सोचते हैं, सिर्फ अपना अपना फ़ायदा देखते हैं या अपने शो के लिए या अपनी चीज़ों के लिए, उसका नुकसान तो होता है, मैं मानना पड़ेगा सर। एग्रीड सर। सर थोड़ा सा हैवी हो गया है, वापस चलते हैं। थोड़ा सा इंटेंस हो गया है, क्योंकि चीज़ें ये ऐसी हैं जो एक पॉडकास्ट में तो कवर हो नहीं सकती। लेकिन मेरा सवाल आपसे, एक आपने वर्ड यूज़ किया था, मैंने कहा ना आपके साथ ना मुझे ये एंकर बनाना पड़ता है यार, ये वाली चीज़ पूछनी है, भूल जाऊंगा मैं। NLP 2.0 ये क्या है सर? ये मतलब ये मार्केटिंग की नई स्ट्रेटेजी बनाई है आपने? नहीं, मजाक कर रहे हो? मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं थी मुझे, पहले भी NLP चली रही थी। ओके। NLP 2.0 में नए अनुभव करने ही होते हैं, नए चैलेंजेस आ रहे होते हैं, नए तरीके से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ रही होती हैं। NLP 2.0 में अभी भी इवोल्यूशन चल रहा है। उसमें मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी को जोड़ा है, हार्ट एग्रीमेंट को जोड़ा है, उसमें मैंने फ्रंटल लोब एक्टिवेशन को जोड़ा है। जबकि हमारे यहाँ पर जो हमारे फ्रंटल लोब जो होती है, उसमें जो हमारी ब्रेन सेल्स होती हैं, वो बहुत ही वायर करने में, उनकी प्रोग्रामिंग करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जो अगर वो वायरिंग नहीं होती तो फिर सारी की सारी टेक्निक जो सो कॉल्ड ट्रेनर पढ़ा रहे हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने हिप्नोसिस उसमें इंक्लूड करी है। उसमें मैंने अब 2 चीज़ें और इंक्लूड करी हैं, और वो ये है कि कैसे गट के साथ अपने माइंड को जोड़े, क्योंकि सेकंड ब्रेन आपका गट है। और अब उसके साथ मैं वेगस नर्व को भी इंक्लूड कर चुका हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जिन चीज़ों को अगले 10 साल बाद लोग समझ रहे होंगे, मैं अपने पार्टिसिपेंट को उनका अनुभव करा रहा हूँ। यह मार्केटिंग नहीं है, यह मेरा इवोल्यूशन है। और याद रखिएगा, 5 साल बाद जितना भी बेस्ट होगा, या तो मैं उसे दूंगा या अपने गांव में जाकर किराने की दुकान खोल लूँगा। मैं सर इस बात से इसलिए भी एग्री करता हूँ। कल रात को मैं एक आपका वीडियो देख रहा था, उसमें आपने एक लाइन यूज़ की, मुझे बहुत अच्छी लगी, कि मेडिकल साइंस थोड़ा इसको वैलिडेट करेगी जिसकी खुद की एक लिमिटेशन है। उसको भी तो उतना ही पता है जितना उसने अभी तक देखा है। भाई चिड़िया आज से पहले भी उड़ती थी, एरोप्लेन आने के बाद तो ना उड़ना सीखी है ये। और जो आपने उसका एग्जांपल दिया था ना, कि जो ऊँट है, जो पशु हैं, वो बबूल को चबाते हैं, खाते हैं, उनको नहीं पता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, उनको हमसे ज़्यादा पता है। यस। और हम ये मानते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा पता है। तो इसलिए आई टोटली एग्री कि हाँ, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे लगता है कि शायद अर्ली एज में शुरू हो जाना चाहिए, स्कूलिंग में शुरू हो जाना चाहिए। करिए सर ऐसा कुछ काम के 9 साल से और 15 साल के बीच में बच्चा 6 साल के लिए एक गुरुकुल में रहे, तभी उसको शादी करने के लिए अलाउ किया जाए। वाह, मैं सर, आपको पता है कि ये सब्जेक्ट बहुत नज़दीक है मेरे दिल के, तो इसमें कुछ प्लान तो करना है मुझे आपके साथ। और ये तो सृष्टि ने लिख लेट दिया अस है। मैनिफेस्ट। हाँ, यस। और मैनिफेस्टेशन हम आपसे सीख लेंगे, अमित भाई से सीख लेंगे, आपसे सीख लेंगे। बहुत बढ़िया है, बहुत Thank- इंटरेस्टिंग है सर, मज़ा आ रहा है बात करके। और ऐसा लग रहा है कि इस टॉपिक को और आगे ले जाया जाए, लेकिन अगले अगली बार। पॉडकास्ट के लिए कुछ रखेंगे हम। बहुत कुछ बचा के हमें रखना है सर। इस लास्ट में इसको जब हम क्लोजर देने वाले हैं, आप इतनी सारी बात करते हैं, ठीक है ना, उसका कैसे देखते हैं आप, जिसको अभी पता ही नहीं अपने बारे में? मेरा लास्ट क्वेश्चन है उनके लिए है, जिसको जो सैडिस्ट तो नहीं है अभी, लेकिन उसको ये पता है कि मेरे साथ दिक्कत है, मानेगा नहीं वो, या हो सकता है शायद उसको पता भी नहीं हो, उसके पार्टनर बता रहा है इसको, यार तेरे साथ ये दिक्कत है, सुन ले। क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारे परिवारों को जानता हूँ जहाँ पर हस्बैंड या वाइफ बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं है, और उसकी वजह से बच्चों पर असर। और मुझे बड़ा दुख होता है जब बच्चों पर असर आता है ना, या तो साल तुम शादी मत करते हैं, अब शादी कर ली है, बच्चा भी पैदा कर लिया है, तो कम से कम इतने तो अवेयर हो जाओ। वो लेकिन वो सुन के राजी, फिर आपका, या उनको छोड़ देना चाहिए या कुछ क्या करना चाहिए? देखिए, कई बार लोग आपको पास बच्चे की काउंसलिंग के लिए ले आएंगे। हाँ, हमेशा उन्हीं के लिए आते हैं। मैं जब भी कोई भी पेरेंट मेरे पास आता है, किसी बच्चे की काउंसलिंग करानी है, मैं कहा मैं तैयार हूँ, बच्चे को ले आऊँ, मैं कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये 2 लोग हैं, एक उसकी माँ है और एक उसका बाप है, उसकी काउंसलिंग होनी है। अच्छा, और मैं बच्चे के नहीं धीरे करते से आप? पूछ लेता हूँ, 5 पॉइंट बता दो एक गुड फादर के क्या होने चाहिए। वो तो नहीं पता, फिर पता नहीं तो इसका मतलब पूरा भी नहीं कर रहे हो। पर मैं कई बार लोग चिल्ला के कहते हैं, सर मैं इसका बाप हूँ। मैंने कहा फिर चिल्लाने की क्या ज़रूरत है?
जस्टिफाई क्यों कर रहे हो? आप घर में कलेश करा दोगे। भाई एक बार बताओ, सवाल का जवाब अगले पॉडकास्ट में लेंगे। एंड करते हुए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। वो चीज़ सर। मैं बड़ा हो गया, ठीक है, बीएससी कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, ठीक है, ठीक है ना, न्यूटन के लॉ पढ़ लिए, ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद एक बिचौलिया आए, नाना जी फूफा जी, हाल तो है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, किसी से शादी कर ली, घोड़े पे बैठ गए, ठीक है ना, गाने गा दिए पड़ोसियों ने, ये देश है वीर जवानों का डांस हो गया, और अचानक एक सेकंड में फेरे लेकर मेरी आइडेंटिटी बन गई वेल्ले से हस्बैंड। वेले से हस्बैंड। एक बात बताओ, इन दोनों आइडेंटिटी में अगर आपको मैं कहूँ कि विकास नागरू से आप लेफ्टिनेंट विकास नागरू अगर बनना हो, वो तमगा जिस दिन लगेगा तो कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी आईएमए में जाकर। इस आइडेंटिटी में आपने क्या बदलाव करा सिवाय सिर्फ पहचान के? नाउ यू आर ए हस्बैंड एंड शी इज़ ए वाइफ। टोटली। 10 महीने बाद एक खबर आ गई आप बाप बन गए। क्या करा भाई जो तुमने? कुछ नहीं। अब एक अंधा 2 अंधों को रास्ता दिखा रहा है। बाप बनने के लिए आपके पास कोई ट्रेनिंग थी जिसमें आपको कुछ था? नहीं। यही तो गलती मैंने भी की, यही गलती आप करेंगे, यही गलती सब करेंगे। वो ये मान लेंगे कि बस मैं सब कुछ जानता हूँ, अब मैं इसे पढ़ाऊँगा। आप अपने बच्चों को उतना ही तो देंगे जितना आपके पास है। यस और नो? एग्रीड, 100% एग्रीड सर, 100%। और आप जिस जगह पर हैं आप खुद सोच लो, आपके पास कितना है। अगर आपके पास ज़्यादा होता तो आप यहाँ होते, आप इस देश के कहीं कोई विशेष व्यक्ति तो होते। भाई कोई विशेष है तो आप एक पर्टिकुलर टाइम में या पर्टिकुलर जगह पर हैं कि अच्छा पैसा कमा रहे हैं, पर जरूरी नहीं कि आप अच्छे आदमी भी हो। आप एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा कि अच्छे इंसान भी हो। आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो, आई मीन इंजीनियर हो सकते हैं, पर जरूरी थोड़ा अच्छे हस्बैंड भी हो। आप एक अच्छे बाप हो सकते, बेटा हो सकते हैं माँ बाप के, पर जरूरी थोड़ा कि अच्छे बाप भी हो। हाँ, ये तो बहुत बार होता है। आप एक अच्छे गांव के बहुत अच्छे लड़के हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि जब रावण का रोल कर रहे हो तो अच्छे रावण का रोल करेंगे। इसका मतलब हर रोल को जो तुम ले रहे हो उसके लिए तैयारी करी थी? नहीं, रामलीला कर रहे हो, और रामलीला में आप जो उठ पटांग कर रहे हो, बनना था रावण और वहां सुग्रीव के साथ आपकी दोस्ती होगी, वहां बैठ के दारू पी रहे हो, तो भाई ये तो रामलीला तो बिगड़ गई। और फिर आप कह रहे सर मैंने जीवन में क्या क्या नहीं करा। तुमने इस जीवन को बर्बाद करने के लिए सब कुछ किया, सिर्फ एक ही काम नहीं है, इसको इंटरेस्टिंग बनाना सीख लेता, बच्चा बनना सीख लेता, प्ले वे मेथड। सीखना उसे है नहीं, मेंटोर उसकी लाइफ में नहीं है, एजुकेशन के ऊपर खर्च करना उसको वेस्टेज मानता है। बढ़िया शर्ट ले आएगा लेकिन बढ़िया किताब नहीं खरीदेगा, बढ़िया शादी में आई मीन फंक्शन कर लेगा लेकिन एक मेंटोर को 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये नहीं देगा, ठीक है ना। और अब मैं आज क्या करता हूँ, 700 किताबें मेरे घर पे रखी हैं, बिल्कुल रखें। आपके सामने लाइन लगा दूंगा, किसी पे भी पॉडकास्ट कर लो, लेकिन उसके बाद आप मुझे ये कहे कि राम सर एक मेंटोर आ रहा है, वो सिर्फ इस टॉपिक पे पढ़ाएगा कि वैल्यू सिस्टम क्या होता है। सर एक दिन की फीस 1 लाख रुपए, मैं कहता हूँ मैं ला रहा हूँ, कहीं से भी लाना पड़े मुझे, क्योंकि वो 1 लाख को मैं 20 लाख करना जानता हूँ। फिर ये मेरा बिजनेस है। ये तो सर सही कह रहे हो आप। लोग 1 लाख को बचाकर खुश हैं, मैं 1 लाख को खर्च करके 20 लाख बनाने में ये कला है आपके पास भाई, बहुत गजब। ये आप जब पॉडकास्ट हुई थी तब आपने जो कैलकुलेशन बताई थी ना 200 वाली, वो तो इतनी हिट है, दिमाग में फिट भी हो गई है वो। क्या सही तरह की कैलकुलेशन है। एक बुक लानी है, 600 रुपये की बुक लानी है और ऐसे हो सकता है, और ये प्रैक्टिकली आपने करके भी दिखा दिया है। उसमें दिखा दिया। आप कोई भी किताब मुझे दे दो, आज अपनी नई किताब दे देना आप कि राम सर ये रही किताब, बताओ इसमें से कैसे कमाऊं। मैं कहता हूं अभी लाओ, पॉडकास्ट करता हूं एक बढ़िया सा, इसमें से अभी मैं 5000 लोगों को इनवाइट करता हूं फ्री वर्कशॉप में, और इसी बुक का एक 3 दिन की वर्कशॉप बना के देता हूं जिसकी कीमत 9,999 होगी। उसमें से ज़्यादा 1,000 लोग मेरे पास आएंगे, 99,90,000 रुपये के किताब मैं फिर वापस कर दूंगा। भाई साहब ये रही आपकी किताब, सही है। अनलिमिटेड पावर। मैंने 130-40 बार पढ़ रखी है, जिससे मैंने अब तक ये बड़ा काम कर लिया है। लोगों का माइंडसेट तो नहीं है, बस होता है। अभी जैसे मेरे पास आया, जब आपको पता ही हम फिंगर टेस्ट में हैं, तो सर ये पैसे फीस ज़्यादा है। मैं कहा ऑब्वियसली ज़्यादा है। मैं कहा लाइफ के पर्सपेक्टिव में आप देख लेना ज़्यादा है कि कम है, मुझे आइडिया नहीं है, वो आप देख लेना। कई बार लोग मुझे भी कहते हैं सर फीस बहुत ज़्यादा है। मैं कंपेयर टू व्हाट? Exactly. किससे कंपेयर कर रहे हो जिस ज़्यादा है? तुम ये कहो कि तुम पे इतना पैसा नहीं है। हाँ। फीस ज़्यादा कम नहीं कह सकते आप। भाई फीस तो वो है। एक ही बात बताऊं, जीवन में याद रखिएगा,
इफ़ योर स्किल्स आर इजीली अवेलेबल यू आर इजीली रिप्लेसेबल। मैं ये कहता हूँ कि मेरी स्किल अवेलेबल ही नहीं है कहीं और, तो मैं रिप्लेसेबल कहाँ हूँ। लगेगी प्यास तो वो मेरे पास आएगा, मेरे खून का जायका ही ऐसा है। लोग तो पानी नहीं पिलाते, अपन तो खून पिला के दिखा देते हैं, ये रहा टेस्ट, देख लेना आप कहीं भी आपके पी लेना। फिंगर टिप लेने रहते हैं सर, लेने हैं मेरे को भी। और याद रखिएगा एक सेंटेंस और भी है, ठीक। जब आप इतना बढ़िया काम करते हैं ना, तो कई बार लोग कहते हैं सर कितना कमाते हो, तो ये लाइन मेरी नहीं, जो मैं आपको गा के सुना रहा हूँ कि कमाई उम्र भर की और क्या है बस यही तो है। पहली लाइन सुनिएगा फिर, कमाई उम्र भर की और क्या है बस यही तो है, मैं जिस दिल में भी झांकू वो मेरा घर निकलता है। आहा, क्या बात है। मैं जिस दिल में भी झांकू वो मेरा घर निकलता है। थैंक यू वेरी मच। मजा आया सर, थैंक यू सो मच। और इसी चिट चैट को हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारी नई बातें लेके जाएंगे अपने ऑडियंस तक, और इसी वे में लेके जाएंगे ताकि उनको लगे उन्हीं के बारे में बात हो रही है और सच में उन्हीं के बारे में बात हो रही है। थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।